हाँ हेलो रोवन, कैसे हैं आप सब लोग। क्या हाल चाल भैया, ठीक ठाक जिंदगी। और बताइए, कल जो पढ़ाया गया था पढ़ लिख लिया था। नीचे चला जा भाई, ओके। पढ़ लिख लिया था भाई साहब लोग, बताओ यार। शिवम तेजपाल जी, शिवम तेजपाल, ध्रुव विकास, आदित्य, बोलो भैया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई, क्या हाल चाल, ठीक ठाक। आज ठंडा नहीं लग रहा है क्या? तुम लोगों ने कल यार इतना बोल दिया, हमने एसी 25 पे कर रखा। अब 25 पे कर रखा, हमें यही टेम्परेचर चाहिए होता है। और भाई, ओके जय ज्वाला, क्या हाल चाल। पूजा, हेलो हेलो हेलो। अभी तक जो पढ़ाया गया वो सब कुछ समझ आ रहा है क्या? क्या आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से निकाल ले जाएंगे? बताइए भैया। सबसे बड़ा सरदर्द आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्या आप उन सब में अब दक्ष हो चुके हैं, निपुण हैं, आप कार्यक्रम कर पाएंगे? बोलो भैया। देयर इज नो वाई खुशबू, ये बस है वाली कहानी है अभी फिलहाल, है ना जी। क्या होता है कि जो डी एंड एफ ब्लॉक है ना, ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन से भरी हुई है। लेकिन मैं आपको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा ताकि आपको आराम से समझ आ पाए। और कुछ फैक्ट्स निश्चित रूप से मेमोराइज करने पड़ेंगे, कुछ फैक्ट्स करने ही पड़ते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है जी, ओके, एकदम सही। आइए बातचीत करेंगे आगे की तरफ। ठीक है जी। आज मैं बात करने वाला हूं भैया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर। किस पर बातचीत करेंगे? हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर। ठीक है भाई साहब। क्या होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? कुछ पढ़ा है आज तक की जिंदगी में, सुना है कहीं? हाँ, मैग्नेट की तरफ अगर कोई, मान लीजिए आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, और हमारे पास मैग्नेट है, उसके आसपास हमने उसको रखा। अगर उसमें, मतलब अगर वो आपका कंपाउंड टुवर्ड्स, दो ही कंडीशन हो सकती है ना, या तो वो भैया न्यूट्रल, कोई रिएक्शन ही ना दे, ऐसे बैठा रहे किनारे, आसपास तुम मैग्नेट लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक चीज तो ये होता है। और उस कंपाउंड को डाया मैग्नेटिक कंपाउंड कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड जो उस मैग्नेट के साथ कोई इंटरेक्शन शो करते हैं, उन को हम क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो इन पर इन पे जो प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो क्या बोला जाएगा कि डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो जी आ जाइए, इसके अंदर दो बिहेवियर हो गया आपके पास, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। चलिए जी शुरुआत कर लेते हैं। यहां पर हम जो बात पता करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, वो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू से पता करते हैं, है ना जी। अगर मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की वैल्यू 0 है, इसका मतलब वो क्या है? वो डायामैग्नेटिक है, मतलब वो कोई रिस्पॉन्स मैग्नेट के साथ शो नहीं कर रहा है। और अगर कोई वैल्यू होती है मैग्नेटिक मोमेंट की, तो इसका मतलब वो कैसा है? वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है। इसके बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से सुना हुआ था, समझा और पढ़ा हुआ था कि भैया इनके मैग्नेटिक मोमेंट के निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई? बताओ, फॉर्मूला याद आ रहा है? कहाँ पे पढ़ाया था सर, क्यों पूछ रहे हो ये बात? अरे भैया इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने ही आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाई है, और उसमें मैंने एक फॉर्मूला बताया था। मैंने वहां पर एक फॉर्मूला बताया था, √n+2, और ये निकलता है बोर मैग्नेटॉन में। अरे बोलो भैया किस में निकलता है? ये निकलता है बोर मैग्नेटॉन में। सर यहाँ पे n क्या है? n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। याद आ रहा है क्या भाई? अरे पुरानी बातें कर रहा हूं क्या? ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यार देखो सर, आप तेज बोला करो प्लीज। अरे भाई मैं तो बहुत तेज बोलता हूं, आवाज कम है क्या? नहीं नहीं, आवाज भी बहुत प्यारी लगा रखी। ओके, आवाज नहीं जा रही है क्या? स्लो आ रही है? चैट सबकी विजिबल है, यहां तक की बात समझ में आई है क्या? हाँ ओके, अदिति, महक, आदित्य, इन सब ने सही बताया हुआ है।
अच्छा जी, आवाज तो जा रही होगी यार, यहाँ पे दिख रहा है बाकायदे फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी। तो n क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स का क्या निकालना पड़ जाए, मैग्नेटिक मोमेंट, तो आप निकालते हो अंडर रूट एन एन प्लस टू, जहां पे n क्या था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। इन सब पर बखूबी चर्चा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किया गया था। ठीक है जी, उसी प्रॉपर्टी को हम यहां लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भैया जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, वही लोग तो देखते थे आप क्या बनाते थे, कॉम्प्लेक्स बनाया करते थे। अरे कॉम्प्लेक्स याद नहीं आ रहा क्या? यहाँ पे क्या होता था, कोई मेटल होता था, कोई लिगेंड होता था। जैसे मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल फील्ड में है तो 6 लिगेंड होगा, अगर टेट्राहेड्रल में है तो मेटल के साथ 4 लिगेंड होंगे। ठीक है जी, ओके। तो यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का यही फॉर्मूला हम लगा दिया करते थे। अच्छा जी, अब आ जाइए नेक्स्ट पर, आ जाइए नेक्स्ट पर। ये देखिए एक बार, केवल पुरानी बातें दोहराऊंगा मैं, कुछ नया नहीं है इसमें। अगर मैं आपसे कहूं, एक तरफ से टेबल को समझ लो ये ध्यान से, अगर मैं कहूं कि हमारे पास स्कैंडियम 3+ है, स्कैंडियम 3+, तो बताइए आप यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? आप कहोगे सर आर्गन लिख लो। इसके बाद आप 4s0 लिखोगे और 3d0 लिखोगे। बोलो लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अरे भैया, स्कैंडियम जो होता है उसका होता है Ar, इसके बाद लिखा जाता है 4s2 3d1, 4s2 3d1। बोलो भैया, बोलो भैया, ये बात ठीक है क्या? ये बात ठीक है क्या? हमने सही लिखा है। अब अगर यार 3+ कर दिया तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और d से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। बोलो होगा क्या? बोलो भैया ये होगा क्या? होना चाहिए। 1 मिनट रुकिएगा, शायद भाई साहब का व्हाट्सएप खुला हुआ है, इसमें आवाजें आ रही थी पीछे, हटा दिया मैंने अब। ओके, ये बात सही लिखी है। तो स्कैंडियम 3+, बताइए क्या वहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा? क्या वहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा क्या? सर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि 4s2 है, सॉरी 4s0 है और 3d0 है। ऐसा होने की कंडीशन में आपको कॉन्फ़िगरेशन क्या मिल रहा है? कॉन्फ़िगरेशन भैया, कॉन्फ़िगरेशन क्या मिल रहा है? 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या मिल रहा है? 3d0 मिल रहा है। ठीक, 3d0 मिल रहा है, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0 हैं। और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं तो बताइए, अगर आप कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, आपको कितना मिलने वाला है भैया? कितना बोर मैग्नेटॉन में मिलेगा? आप कहोगे सर 0 मिलेगा। आप 0 पुट करोगे 0 आएगा। ठीक है जी, ये कैलकुलेट करोगे 0 आएगा, और जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया था उसमें भी 0 ही आ रहा है। इससे आपका कोई खास मतलब नहीं है, ये ही आपके कार्यक्रम का है, काम का है। कैलकुलेटेड मतलब इस फॉर्मूले में रखो और निकाल लो वैल्यू। ये कहानी एकदम ठीक है। अब आइए भैया टाइटेनियम 3+ पे। अगर मैं टाइटेनियम 3+ लूंगा तो वहां पर आएगा 3d1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेरी समझ से आपको यह बात अब आती होगी। अगर वहां 3d1 है तो भैया d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, तो निश्चित रूप से 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर n की वैल्यू क्या रखोगे? 1, तो हो जाएगा 1 और अंदर हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा? √3। √3 का मतलब हुआ 1.73 बोर मैग्नेटॉन। बोलो बात ठीक है क्या? बोलो भाई, इतनी बात एकदम ठीक है, जबरदस्त है, शानदार है। सर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बता दीजिए, दोबारा से बता देता हूं, देख लो। अरे भाई, स्कैंडियम से जब 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हटाना हुआ। 3 इलेक्ट्रॉन अगर हटाओगे तो पहले 4s से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बाद में 3d1 से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 3 हट गए। 3 हट गए तो आपको यहाँ पे 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, 3d के अंदर भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। आप अगर टाइटेनियम की बात करोगे तो देखो यार, टाइटेनियम का कितना होता है? इसका होता है Ar, इसका कितना होता है? Ar4s2 3d2, ये होता है। लेकिन आपने टाइटेनियम 3+ किया, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें से 3 गायब करोगे तो 1 बचेगा, तो हो जाएगा 3d1। तो ये वैल्यू रखते ही ये मिल जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से आप घर पे बैठ के आराम से करोगे तो ये दिख जाएगा। Ti2+ करने पे d2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमें वहां पर 2.84 मिलेगा। इसी तरीके से वैनेडियम 2+ में जाएंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आपको 3.87 मिल रहा है। अगले पर आइए, क्रोमियम 3+ है। क्रोमियम 3+ के केस में भैया आप निकालोगे तो आपको यहाँ पे D4 में 4 क्या मिल जाएंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, और उन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की को आप वहाँ पे 4 वैल्यू में पुट करें, किसके? मैग्नेटिक मोमेंट क्या निकालने के लिए,
देन आपको मिलता है 4.9। अब यार एक बात देखो समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे सर जब 1 था तो ये जो डिजिट निकला देखो यहाँ पे सर 1 आ रहा है, यहाँ पे जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो देखिए सर यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे जब 3 था तो देखिए सर यहाँ पे 3 अनपेयर्ड आ रहा है, और जब 4 था तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। मतलब 4 आपके मैग्नेटिक मोमेंट में आ रहा है पॉइंट के पहले, तो जो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आपके पॉइंट में दिखेगा पहले, ठीक है जी, एक फुल नंबर दिख रहा होगा। 4 अगर कहीं पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपकी जो वैल्यू आएगी बोर मैग्नेटॉन में, उसमें पॉइंट के पहले क्या लिखा होगा, 5 लिखा होगा। तो इस तरीके से ये बात आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, अब आइए इसमें आ जाते हैं। जैसे आपने ये तो ले लिया आपने Mn2+ का। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, आपसे सवाल पूछता हूं, बताइए क्या 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? क्रोमियम की बात छोड़ दो, क्रोमियम में 6 होते हैं, उसके अलावा कहीं और पॉसिबल है? नहीं होगा, क्रोमियम के अलावा कहीं और नहीं हो। आप कहोगे सर ये क्रोमियम में देखिए 4 लिखा, अरे ये 2+ है। क्रोमियम न्यूट्रल क्रोमियम लोगे तो वहां पे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 2+ लोगे तो 4 होंगे, ठीक है जी, ये कल ही पढ़ाया गया था। बोलो भाई एकदम ठीक ठाक है? अरे तबीयत ठीक है भाई, कैसी बातें कर रहे हो यार, आवाज तो यहाँ पे पूरी बढ़ी हुई है, अब इससे ज्यादा बढ़ नहीं रही है। देखो आवाज तो ठीक ही आ रही होगी। आज आवाज कम आ रही है यार, एक बार मैं देख लेता हूं, है ना, एक मिनट। तब तक आगे वाला देखो, Fe2+ निकाल के देखो भैया बैठ के, Fe2+ का, कोबल 2+ का, निकल 2+ का, कॉपर 2+ का, जिंक 2+ का। क्या ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे गए हैं सर्वसत्य हैं? आपको किताब से उठाया गुरुदेव, गलत कैसे होंगे? लेकिन तब भी यार एक बार क्रॉस चेक तो मारो, इनको एक बार क्रॉस चेक मारो, चलो चलो एक बार इनको क्रॉस चेक करो सब लोग। बोलो भाई ये चीज एकदम सही है, ये वाली बात देखो, क्लियरली ऑडिबल, ओके। चलो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देख करके आप तुरंत ही इनके बोर मैग्नेटॉन के कम से कम ये वैल्यू तो बता ही सकते हो कि पॉइंट के पहले क्या आएगा, बात की बात तो देख लोगे। अब यार एक चीज देखो, जब D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका साफ मतलब क्या है कि डी में 5 ऑर्बिटल थे, 5 में हर ऑर्बिटल में आपने 2-2 इलेक्ट्रॉन रख दिया, और जब आप 2-2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो क्या होगा, वहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आएंगे, और जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आएंगे तो वहां पे कैलकुलेशन करने पर 0 ही आएगा। मतलब यह है कि जिंक 2+ जो होता है वो डायामैग्नेटिक है, स्कैंडियम 3+ वो डायामैग्नेटिक है, बाकी के सारे आयंस जितने यहां पर दिख रहे हैं बीच वाले, यहां से लेकर के यहां तक वाले, ये सब के सब पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर रखते हैं। कुछ भी याद नहीं करना रिया जी, अरे याद नहीं करना होता इनको आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो, तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो, वैल्यू रखोगे आपको मिल जाएगा। और आपको एक बात और बताऊं, पेपर में कैसे आता सुनिएगा, पेपर में कुछ ऐसे देगा, मैं तुम्हें डिजिट यहां पे देख के बताता हूं, आप खुद बताना। बोलेगा कि मेरे पास एक मेटल है, उस मेटल का मैग्नेटिक मोमेंट, मेटल 2+ का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 5.92 आता, तो बताइए यहां पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि आप बता नहीं पाएंगे कि सर यहां पर हमने देखा कि 5.92 बोर मैग्नेटॉन आ रहा है, मतलब कि यहां पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। सुपर डुपर क्लियर है? बोलो भैया सुपर डुपर क्लियर है। ऐसे सवाल आएंगे, बहुत ही आसान होते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जिन बच्चों ने पढ़ी होगी उनको आराम से समझ में आ रहा होगा। अब आगे आ जाइए, आगे आ जाइए भैया, कलर की बात करते हैं। क्या कलर वाले कॉन्सेप्ट को आप जानते हैं? कोई बता सकता है? यहां पर मैं चैट देखना चाहूंगा, कोई बताए कि कलर क्यों शो करता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, क्यों शो करता है, मुझे क्यों जानना है, कोई बता सकता है? कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बताइए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपके कलर क्यों शो करते हैं, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते कौन है भैया? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।
मैं जवाब जानना चाह रहा हूं यहां पे। चलिए बताइए। क्या रीजन है, क्या रीजन? अरे जो पीछे ये ऑब्जर्व था ना, ऑब्जर्व का मतलब ये एक्सपेरिमेंटल डेटा जो दिया गया है वो ये है, और जो आप कैलकुलेट करते हो वो ये है। इससे आपका कोई खास लेना देना नहीं है, आपका लेना देना बस यहां तक है। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। अब आइए आपको समझाता हूं। अगर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा भाई, किसी को ये नहीं पता क्या कि हाँ इट एब्जॉर्ब्स वेवलेंथ, ठीक है, और कुछ और कुछ और कुछ? सर जैकेट पहन लो, आपका टी शर्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। यही मैं कहता हूं, इसीलिए पहनते थे हम। नहीं चलिए यहां पर देखिए, पहले आपको कलर व्हील पढ़ाता हूं। ठीक है, कलर व्हील पढ़ाता हूं। VBGYOR, याद करिए मेरे साथ। विवग्योर, बस मैंने आई इंडिगो को हटा दिया है, यहां पे आता लेकिन उसको हटा दिया, वो कहीं बीच में ही आएगा यहां पे। ठीक है, आपको इसी से याद करना, इसी से आपका कार्यक्रम बन जाएगा। VBGYOR, विवग्योर। क्या? विवग्योर। किसी ने बताया है दीप शिखा केसरी। तो यहां पर देखिएगा, अगर मान लो कोई कंपाउंड है, वो आपको वॉयलेट कलर का दिख रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई कंपाउंड अगर आपको वॉयलेट कलर का दिख रहा है, तो आपको यह पता करने को बोला जाता कि बताइए कि उसने कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया होगा। या कलर के बारे में आपको पता है कि भैया जो कोई चीज आपको दिख रही है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर के वेवलेंथ को उसने खुद एब्जॉर्ब कर रखा है उस कंपाउंड ने। अब जैसे मानिए हमारे पास एक कंपाउंड है, वो वॉयलेट कलर का हमें दिख रहा है, हमें वॉयलेट दिख रहा है, तो भैया जी वो वॉयलेट के कॉम्प्लीमेंट्री येलो कलर को उसने वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया होगा, बाकी के वेवलेंथ को छोड़ दिया होगा। इसी वजह से वो हमें वॉयलेट कलर का दिख रहा होता है। आप अब इस तरीके से बोलेंगे, वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री येलो है और येलो का वॉयलेट होता है। यहां पर आइए, ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री रेड है और रेड का कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन कलर होता है। ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री ऑरेंज है और ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू होता है। इतनी बात ठीक है। अगर कोई चीज आपको ब्लू दिख रही है, इसका मतलब उसने ऑरेंज कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया है, और अगर कोई चीज आपको ऑरेंज दिख रही है, इसका मतलब वहां पर ब्लू कलर की वेवलेंथ को क्या किया गया है, एब्जॉर्ब कर लिया गया। अगर कोई चीज ऑरेंज दिखेगी तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर में आप जाओगे। अब जैसे यहां पर आइए, ये बात वैसे बहुत बखूबी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करी थी यार मैंने, चलिए एक बार और बता देता हूं। जब आपका मेटल नंगा पुंगा आपकी दुनिया में घूम रहा था, उस समय वो 5d ऑर्बिटल को डिजनरेट करके साथ लेके घूमता है। ठीक है जी, साथ लेकर के 5d ऑर्बिटल को लेके घूमता है। लेकिन जब उसको मान लीजिए 6 लिगेंड ने अप्रोच किया, तो उसके जो ये 5d ऑर्बिटल जो बराबर एनर्जी के हुआ करते थे, जो सेम एनर्जी के हुआ करते थे, जो वो डिजनरेसी रखते थे, जो उनका ये करेक्टर था कि उनकी एनर्जी सेम है, वो बिखर जाता है, वो टूट जाता है, रिमूवल ऑफ डिजनरेसी हो जाता है। यहां पर ये 5 लोगों का परिवार 2 परिवार में टूट जाएगा। एक परिवार का नाम T2G है और दूसरे का नाम EG होता है। अच्छा जी, ये बात समझाता हूं मैं अभी, है ना। सॉरी यार, अब यहां थोड़ी दिक्कत हो ही जाती है, कोई बात नहीं, आ जाइए, यहां समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक ये कंपाउंड है, टाइटेनियम H2O6 3+। क्या? टाइटेनियम H2O6 3+। यहां पर टाइटेनियम 3+ है, यहां पर टाइटेनियम 3+ है, टाइटेनियम 3+ है। इसको 6 वाटर मॉलिक्यूल ने अप्रोच किया और उन्होंने एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया, और जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तब हमें ये वॉयलेट कलर का नजर आता है। कैसा नजर आता है? ये हमें वॉयलेट कलर का नजर आता है। ठीक है जी, वॉयलेट कलर का नजर आता है।
अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताइए ये किस कलर के वेवलेंथ को इसने एब्जॉर्ब किया होगा। अगर ये हमें वॉयलेट दिखता है, ये मैं बता रहा हूं पहले, ये मैं आपको बता रहा हूं कि भैया ये वॉयलेट कलर का दिख रहा है, तो बताइए कौन सी वेवलेंथ को ये खा चुका है। तो मेरे भैया ये येलो कलर की वेवलेंथ को खाया होगा। देख लो यहां पर। अच्छा, अब यार वेवलेंथ खाते कैसे, क्या सेंस है इसका। मान लो ये जो वेवलेंथ आ रही है ये येलो कलर की लाइट का वेवलेंथ है, ठीक है। उसके अब देखो होगा क्या, ध्यान सुनना। यहां पर होगा एक इलेक्ट्रॉन। सर एक इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको कैसे पता चला। अरे मेरे भाई यहां पे टाइटेनियम 3+ है। जब टाइटेनियम 3+ को लिखोगे तो आएगा 3d1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और d1 को जब आप यहां पे फिल करोगे तो T2g में एक इलेक्ट्रॉन आप इस तरीके से भरते हो। होगा क्या, इसके ऊपर येलो कलर की लाइट गिरेगी और उस लाइट को खा करके ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके ऊपर वाले d ऑर्बिटल मतलब कि Eg ऑर्बिटल में चला जाता है। दोबारा सुनेंगे, हमारे पास था टाइटेनियम 3+, हमने देखा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 निकल के आता है। जब मैंने उसको इस परिवार में रखा T2g और Eg के अंदर, तो वो T2g में आपको मिल रहा है। अब जो येलो कलर इसके ऊपर गिरता है उस वेवलेंथ को वो खाता है और अपना क्या कर लेता है, ट्रांजिशन कर लेता है। तो आपका इलेक्ट्रॉन यहां से चल के Eg के अंदर आ जाता है, और ये प्रोसेस जो हुआ है इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं, जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन T2g से उठ करके Eg के अंदर चला जाता है। बोलो भाई बात ठीक है, बोलो भाई बात ठीक है। आयुषी जी आपके हो सकता है ऑडियो में कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जिस फ्रिक्वेंसी पे जिस तरीके से चलता है आज तक वैसा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। अनमोल जी पूछ रहे हैं T2g क्या है। भैया जी आपको पहले जाकर के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए थी, और कल की क्लास के लास्ट में मैंने ये बोला था कि जो बच्चा नहीं पढ़ के आएगा उसको मैं समझा नहीं सकता, क्योंकि पुराने कॉन्सेप्ट पर ही ये आधारित है ना जी। ओके हाँ, पहले T2g में भरते हैं। क्यों भरते हैं, क्योंकि यार उसकी एनर्जी क्या है, कम है। देखो Eg की एनर्जी ज्यादा है, T2g की एनर्जी कम है, इसलिए पहले यहां पर आता है। अब हुआ क्या, हमारे पास जो ये कॉम्प्लेक्स था उसने क्या किया, येलो कलर की लाइट को खाया, लेकिन खाने का तरीका क्या था, वो खाता है और अपना ट्रांजिशन करवा देता। अगर इसने येलो कलर की वेवलेंथ को खाया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर का वो दिखेगा, मतलब कि ये वॉयलेट कलर का दिख रहा होगा। ये है कहने का मतलब। अच्छा, ये मैं एक चीज और पूछता हूं, यहां पर क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपका ये जो ट्रांजिशन हुआ है वो T2g से Eg में हुआ है? क्या मैं ये कह सकता हूं, बस इतना का जवाब दीजिए, क्या मैं ये कह सकता हूं यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन T2g से Eg में हुआ? आपका जवाब शायद हाँ में होगा। तो देखो भैया, कहने का एक दूसरा और तरीका बताता हूं। T2g क्या है, T2g भी तो एक d ऑर्बिटल है, Eg भी क्या है, एक d ऑर्बिटल है। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, d से d के अंदर इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो। यहां भी ये भी क्या है, d ऑर्बिटल, ऊपर वाला भी d ऑर्बिटल है। तो d ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में आपका ट्रांजिशन हो रहा है। इस वजह से इस तरीके के ट्रांजिशन को एक नाम दिया गया dd ट्रांजिशन। कैसा, dd ट्रांजिशन। दोबारा सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, मैंने क्या बोला, ये कलर क्यों आया, ये कलर इस वजह से आया क्योंकि यहां पर dd ट्रांजिशन हो रहा है। बोलिए, dd ट्रांजिशन हो रहा है। सुपर डुपर क्लियर हुआ क्या। और कलर के शो करने का यही रीजन है कि अगर आपके मतलब किसी भी सब्सटेंस पर व्हाइट लाइट पड़ रही है, उस व्हाइट लाइट में से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वो उठा ले, बाकी को वो इमिट कर दे, तो जो एमिटेड होगी उसके अंदर भैया वो कलर मिस हो जाएगा। जैसे कि यहां पर येलो कलर मिस हो जाएगा जब वो एमिट होके बाहर आएगी, और जब वो एमिट होके बाहर आएगी तो बाकी बचे हुए कलर का एक कॉम्बिनेशन कलर आपकी आंख पे आएगा, और वो जो कॉम्बिनेशन कलर बनेगा वो जो एब्जॉर्ब्ड येलो कलर है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर बनता है। ये है तरीका किसी के कलर शो करने पर। बोलो भाई बात ठीक है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। बातचीत समझ आ रही है क्या, शायद आ रही होगी। अब ये लाइन पढ़िएगा, व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, ये लाइन मैंने यही एकदम स्लाइड, सेम स्लाइड मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ाई थी, यहां पे दोबारा बता रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे भूल जाते हैं। व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द कॉम्प्लेक्स, इट एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम विजिबल रेंज फॉर ट्रांजिशन ऑफ
electrons from lower d energy level to higher energy d level, this transition is called dd transition of the electron. क्या? dd transition of the electron. ओके अब आगे पढ़ते हैं। ये लाइन क्या लिखा है, कलर ऑफ द कंपाउंड इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट। ये मैंने सबसे पहले ही लाइन बता दी है ना जी। अब आ जाते हैं आगे, यहां पर आपको कुछ पढ़ना समझना है। देखिए डेटा को एनालिसिस करेंगे, हम पढ़ेंगे, देखेंगे और हमने जो अब तक सीखा है वो ज्ञान इधर लगाएंगे। सुनना, जैसे पहला, अगर हमारे पास क्या है, स्कैंडियम 3+ है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है स्कैंडियम फिर H2O6 3+, मैं आपसे पूछूं कि ये जो कंपाउंड है ये कलर शो करेगा कि नहीं करेगा, तो आप कैसे जजमेंट देंगे? क्या तरीका होगा जज करने का, पता करने का? तो मेरे भैया यहां पर आपको पहले देखना होगा सेंट्रल मेटल पर कौन सा चार्ज आएगा। तो आप देखोगे यार वाटर तो न्यूट्रल होता है, तो ये 3+ कहां होगा, स्कैंडियम की खोपड़ी पे होगा। और स्कैंडियम 3+ का मतलब आपको पता होता है 3d0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्या होगा? 3d0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर यहां पर 3d0 होगा, खुद से सोच के देखो, अगर d के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वहां पर ट्रांजिशन क्यों होगा? बोलो भैया, वहां पर ट्रांजिशन क्यों होगा और कैसे ही होगा? नहीं हो पाएगा, है ना। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, कोई वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने वाला नहीं है। और जब वेवलेंथ को कोई एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो भैया जो कलर उसके ऊपर आप अगर व्हाइट लाइट गिराओगे तो व्हाइट लाइट ही एमिट होकर के आपके पास आ जाएगी, तो आपको कोई कलर उसका नजर नहीं आ रहा होगा। तो ये रीजन है, ये एक्सप्लेनेशन है, इसी वजह से ये कलरलेस दिखाई देते हैं। अगर D0 है तो भैया क्या आएंगे, कलरलेस आएंगे। आइए अगला देखते हैं। ये भी देखिए 3d0 है, कब? जब हम टाइटेनियम का 4+ लेंगे तब भी वो हमें क्या मिल रहा होगा, कलरलेस मिल रहा होगा। यस, अब आगे आ जाइए, यहां 3d10 की बात करते हैं। 3d10 कहां मिलेगा आपको? यहां पे जिंक 2+ के अंदर। जिंक 2+ में जब आप देखोगे तो आपको 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। अब नहीं याद करना है, इसमें से कुछ भी याद नहीं करना है, जस्ट जो बता रहा हूं वो एनालिसिस समझना, सुनना है। ठीक है जी, मैं समझाऊंगा। कलर नहीं याद करने किसी के भी, कलर से कोई आपका काम नहीं बनने वाला है, बोर्ड लेवल पे तो कतई नहीं बनने वाला, नहीं याद करना है। ठीक है जी। अब देखो जिंक 2+ में आपको दिखा 3d10 है। अब यार मेरे भाई, अब आपके पास क्या है, D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये मिला कहां आपको, जिंक 2+ के अंदर। जिंक 2+ के अंदर D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपको 10 इलेक्ट्रॉन भरने होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर मैंने 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या इस जिंक 2+ में ट्रांजिशन पॉसिबल है? क्या ट्रांजिशन पॉसिबल है? ये कॉमन सेंस यूज करके कोई भी बता सकता है कि सर ट्रांजिशन होगा कैसे? अरे यहां का एक इलेक्ट्रॉन ऊपर तो तब जाता जब वहां पर ऑर्बिटल खाली होता। ऊपर तो कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है, ऊपर जो जितने भी ऑर्बिटल हैं सारे के सारे पेयर्ड हैं, सब में अपने इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं। तो नीचे से कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांजिशन करके ऊपर नहीं जाएगा। और जब यहां पर T2G से EG में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होगा, इसका साफ मतलब है कि वहां पर कोई कलर नहीं आएगा। क्योंकि कलर तो तभी आ सकता है जब वहां पर कोई ऐसा बैठा हो जो आ रहे वेवलेंथ में से कुछ वेवलेंथ खा जाए। जब वो कुछ खा जाएगा तो बचा हुआ वेवलेंथ एमिट करेगा, जो एमिट करेगा उसका एक कॉम्बिनेशन कलर तैयार होगा और वो उसी कलर का हमें दिखाई दे रहा होगा। तो अब देखो क्या समझना, रटना तो है ही नहीं, आपको समझ में आया। D0 हो या D10 हो, यहां पर हमेशा कलर नहीं मिलता, मतलब ये कलरलेस होते हैं। यहां पर आपको कोई कलर नहीं मिलेगा। देखो D0 और D10 में कोई कलर नहीं मिलता। बाकी को देखो यहां पर तो देखो क्या मिलेगा, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9, यहां पर कलर आएगा। बस आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि यहां कलर आएगा। देख लो, यहां से यहां तक में देख लो,
यहां पे कलर आ रहा है, ना तो नीचे इसमें आ रहा है, ना तो यहां पे आ रहा है। क्या आपको रीजन समझ में आया? क्या आपको ये समझ आ रहा है, फील आ पा रहा है? क्या जरूर आया होगा। आपको ये टेबल समझ में आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, रट्टा नहीं मारना है, बुद्धि लगानी है। आइए, अरे स्कैंडियम 3+ तो बताया था यार, स्कैंडियम 3+ मतलब D0, और D0 का मतलब क्या हुआ? D के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अगर D के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहां पर ट्रांजिशन कैसे पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है? अरे ट्रांजिशन तो इलेक्ट्रॉन करता है ना। लेकिन यहां D10 वाले में क्या हुआ? सर D10 के अंदर तो इलेक्ट्रॉन 10 है। अरे भाई 10 है, यही तो समस्या है। नीचे से एक भी इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते थे, Eg के पहले से भरे पड़े हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा, आनंद आ चुका होगा। ठीक है जी, ठीक है जी। अरे इनके कलर के चक्कर में मत पड़ो। अगर कोई कलर कैसा दिख रहा है, सर पिंक दिख रहा है, तो भाई पिंक दिख रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं, कलरफुल तो है ना वो। बोलो भैया। अच्छा ये चाह रहे होंगे, अच्छा जी, ये कंफ्यूजन आ रहा होगा इनके मन में कि सर देखो D5 है, D5 में बन रहा है Mn2+, Mn2+ हो रहा है पिंक कलर का। कैसा हो रहा है? पिंक कलर का हो रहा है, पिंक कलर का हो रहा है। आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा कैसे? एक बात सोच के देखो ना भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन भरे, कितने? एक एक इलेक्ट्रॉन भरे, तो ट्रांजिशन आराम से पॉसिबल है। और तुमने स्ट्रॉन्ग फील्ड ले लिया तो और शानदार हो जाएगा, है ना जी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वो क्या है? 3d6 3d7। हाँ ये बता दूं, 3d6 3d7 जो लिखा है ये स्लैश है बीच में, यहां पर कोबाल्ट 3+ एंड कोबाल्ट 2+ है, ऐसा है एक्चुअली। देख लो, कोबाल्ट 3, यहां पे 3+ लोगे तो 3d6, अगर 2+ लोगे तो 3d7। तो यहां पर ब्लू और पिंक है, ब्लू स्लैश पिंक, एक्चुअली ऐसा है। अब तो ठीक है, तो देख लो भैया, आ गया सर समझ में, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, कलर किन बातों पर डिपेंड करता है? वैसे तो मैंने एक्सप्लेनेशन ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। कलर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिगेंड। आपको अब समझाता हूँ। जैसे हमारे इधर आइए, देखिए, मान लो मेरे पास एक मेटल है, उसके पास 6 लिगेंड लगे, एक वही मेटल है लेकिन हमारे पास दूसरा लिगेंड लगा। यहाँ पर जो ये लिगेंड, ये वीक फील्ड लिगेंड है, और ये भाई साहब जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब अगर वीक फील्ड लिगेंड ऑक्टाहेड्रल के अंदर है तो Eg और T2G में ज्यादा गैप नहीं आएगा, Eg और T2G में ज्यादा गैप यहां पे नहीं आएगा। बट अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वो ज्यादा टूटेगा, ज्यादा स्प्लिट होगा, और ज्यादा स्प्लिट होगा तो गैप Eg और T2G के बीच में ज्यादा आएगा, और गैप जितना ज्यादा आएगा वो भाई साहब ज्यादा एनर्जी गैप रखने की वजह से हायर फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे, हायर फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। लेकिन वीक फील्ड लिगेंड के अंदर लोअर फ्रीक्वेंसी की जो वेवलेंथ होगी, जो आपकी लाइट होगी, वो एब्जॉर्ब की जाएगी। सबका चैट दिख रहा है हर्ष जी? तो ये वजह होती है। ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑब्वियसली मैटर करता है। जैसे अगर आप ऑक्टाहेड्रल लेंगे, अगर आप ऑक्टाहेड्रल लेंगे तो वहां पर भैया इस तरीके से ज्यादा टूटेगा, इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल में T2G एंड Eg होता है ना जी। अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें, TD की बात करें, तो TD में 2 नीचे होता है, लेकिन ऊपर वाली लाइन थोड़ी नीचे होती है, जैसे यहां पे देख। टेट्राहेड्रल के अंदर ये बस इतना ही गैप आता है, तो ये है डेल T, लेकिन ऑक्टाहेड्रल के अंदर इतना बड़ा गैप डेल U आता है। अब अगर तुम खुद सोचो ना मेरे भाई, अब अगर गैप ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जाने में ज्यादा एनर्जी की फ्रीक्वेंसी खाएगा, क्योंकि अगर ज्यादा एनर्जी की फ्रीक्वेंसी वो खाएगा तभी तो वो इस गैप को पार करके यहां पर इलेक्ट्रॉन छोड़ पाएगा। लेकिन यहां पर गैप बहुत कम है टेट्राहेड्रल के अंदर, तो जो ये टेट्राहेड्रल है वो कम फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि एनर्जी गैप कम है, एनर्जी गैप कम है तो वो कम फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ खा जाएगा, लाइट को खा जाएगा, और वो अपना क्या दे रहा होगा? ट्रांजिशन दे रहा होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से भी कलर पर असर आ रहा होता है।
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में तो कलर ही नहीं आएगा अगर वीक फ्रीक्वेंसी की वेव हुई तो। रिया जी कहाँ चल रहा है दिमाग? पहली बात तो ये दिमाग लगाने का सेंस नहीं लगा, तुमने जो भी कुछ लगाया क्या बताया वो पता नहीं चला। दोबारा बताता हूँ, ML6 है, ML6 में पूरा समझा देता हूँ। इसका मतलब साफ है कि आपको अभी तक ढंग से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं आती। मैंने बोला था क्लास में ध्यान से सुन लो, मुझे नहीं लगता कि आपने सुना है क्योंकि बहुत ही प्यारे तरीके से पढ़ाया गया था, है ना। ML6 कैसा वीक फील्ड लिगेंड है, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो ये गैप क्या आएगा, डेल नॉट की वैल्यू कम आएगी। लेकिन अगर हमने ML6 डैश डैश वाला क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को देखो 3 4 5, जब ये टूटेगा तो ये गैप बड़ा बनाएगा, जब ये टूटेगा तो ये गैप बना बनाएगा। ये T2G होगा और ये EG होगा, ये T2G होगा और ये EG होगा, ठीक है। अब ये गैप देखो कितना बड़ा है, ये गैप अगर बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर एनर्जी ज़्यादा लगेगी। अगर आपको यहां से कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करना है यहां जाने के लिए तो आपको ज़्यादा एनर्जी खानी पड़ेगी, तभी तो आप ट्रांजिशन करोगे। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहीं तो ले जाना है, तो कम एनर्जी वाले गैप पर रखना है मेरे भैया जी, तो ये कम फ्रीक्वेंसी की कम एनर्जी के लाइट को खा लेगा। बोलो भाई अब तो ठीक है। इस वजह से ये असर आता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो गैप ज्यादा, अगर गैप ज्यादा तो हाई फ्रीक्वेंसी को खा जाएगा, और अगर हाई फ्रीक्वेंसी को वो खाएगा तो जिस कलर का वो दिखेगा वो लोअर फ्रीक्वेंसी की होगी। और यहां की बात कर लें, अगर वो कम फ्रीक्वेंसी को खाएगा मतलब एब्जॉर्ब करेगा तो वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी का आपको दिख रहा होगा। शायद कोई समस्या परेशानी नहीं आई होगी, ठीक है जी। ये गैप पे मैटर करता है, ये जो आपका कलर है ये गैप पे ही तो मैटर करता है। अरे यार समझ नहीं रहे हो लगता है। अरे जब गैप देखो ये वाला गैप कम है, जब गैप कम मतलब एनर्जी कम, जब एनर्जी कम तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो कम, अगर फ्रीक्वेंसी कम तो कहा जाएगा वेवलेंथ ज्यादा, तो ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को ये वाला एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अब यहां की बात कर लो, यहां पर चेंज इन एनर्जी किसके बीच में, T2G और EG। आखिरकार हम T2G EG में ही क्यों ले रहे हैं गैप, अरे क्योंकि हमें ट्रांजिशन इन्हीं के बीच में कराना है। तो भैया जी यहां पर जो चेंज इन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका मतलब लोअर वेवलेंथ को यहां पर एब्जॉर्ब किया जाएगा, लोअर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया जाएगा। बहुत ही क्लियर आपको यहां पे एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। अब आइए एक बार आगे, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, देखो भैया ध्यान से समझो इस बात को। जैसे हमने पीछे क्या पढ़ा, पीछे हमने ये पढ़ा कि अगर आपके D1 से लेकर के D9 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वहां पे क्या आएगा, कलर आएगा। लेकिन D0 है, D10 है तो वहां पे वो कलरलेस होगा। बोलो ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, है ना। लेकिन ये रीजन यहाँ पे DD ट्रांजिशन का है। हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जहां पे D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के बावजूद वो कलर शो करते हैं, लेकिन वहां पर कलर शो करने का रीजन DD ट्रांजिशन नहीं है, बल्कि क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है। ये चीज आपके कोर्स के हिसाब से रटना ही है। आपको सिंपल बताता हूं, 3 आयन होंगे आपके सामने, 3 आयन बस आपको समझने और पढ़ने होते हैं। देखो भैया वैनेडियम VO2+ ये होता है येलो कलर का, CrO4 नेगेटिव ये होता है डीप येलो कलर का, MnO4 नेगेटिव ये पर्पल कलर का होता है। अब सुनना इसकी कहानी, VO क्या लिखा है, VO2 पॉजिटिव, यहां इस वैनेडियम पर +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर वैनेडियम पर +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा मतलब कि वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, तो वहां पे D0 आएगा, 3D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। यार D0 होने के बाद तो कलर नहीं शो करने चाहिए थे, लेकिन तब भी ये येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन जब आपको बताया जाएगा कि भैया देखो ये येलो कलर के दिख रहे हैं तो क्या रीजन है इसके पीछे, तो उसके पीछे का रीजन है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। उसका क्या रीजन दोगे आप, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, CTS, क्या, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब मैं समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा कैसे। आगे आइए,
क्रोमियम O4 2 नेगेटिव, जब आप यहाँ पे निकालोगे तो क्रोमियम पर कितना आएगा, यहाँ पे 2 नेगेटिव है, यहाँ से निकालोगे तो -8 और ये 2 नेगेटिव आगे रहेगा तो ये हो गया +6। क्रोमियम +6 में क्या आएगा बोलो, 3D0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा। क्रोमियम में भी 3D0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा, ये तो आता होगा कि ये भी बताना पड़ेगा। इसका रीजन है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इसका क्या रीजन है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चलिए आपको यहाँ पे बता देता हूँ, स्ट्रक्चर बनाइए, एक क्रोमियम, इस तरीके से ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है, देखो भैया यही तो है, क्रोमियम है, 4 ऑक्सीजन है, 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लगाना है, और जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लग जाए वहाँ पे आप पाई बॉन्ड मत बनाइएगा, बचे हुए पर पाई बॉन्ड लगा दीजिए। तो ये इसकी शकल सूरत होती है। अब आपको समझाता हूँ, चार्ज ट्रांसफर का मतलब ये होता है एक्चुअली कि देखो यार, क्रोमियम पे है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये अपना इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन आता है, फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन के इस तरीके से घूमते रहने की वजह से यहाँ पे कलर शो होता है, क्योंकि कलर के लिए जिम्मेदार चीज होती है क्या, ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये चीज जब एनर्जी खाएगी तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप कर रहा होगा। तो इस वजह से चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बोल रहे हैं। यहां पर कोई T2G और EG नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि यहां पर चार्जेस हैं, क्रोमियम पे +5 और +6 और यहाँ पे नेगेटिव, तो इनके बीच में आपस में लेन देन चल रहा है, जिसकी वजह से कलर आ रहा है। इस वजह से ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बोला जाता है। CrO5 का ऑक्सीडेशन स्टेट X वाले मेथड से आएगा क्या, यस सीता जी, मुझे लगता है निकालना सीख जाना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा क्या है। देखो यहाँ पर क्रोमियम का मान लेता हूं मैं X आएगा, फिर क्या X + 4 मल्टीप्लाइड ऑक्सीजन का कितना होता है -2 इज इक्वल टू, खोपड़ी पर कितना लिखा है -2। तो क्या आप यहाँ से X की वैल्यू कैलकुलेट करके +6 घोषित कर पाएंगे, तो यहाँ पर निकाला हमने +6। इसी तरीके से यहाँ पर वैनेडियम का अगर मान लो मैंने X माना, तो X + 2 मल्टीप्लाइड -2 इज इक्वल टू +1। क्या मैंने सही लिखा है, क्या मैंने ये लाइन सही लिखी है, मैंने क्या बोला कि भैया X + 2 टाइम O मतलब -2 है ना जी। अरे एक ऑक्सीजन पे -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, तो भैया यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 इज इक्वल टू +1। देन वैल्यू आएगी X इक्वल टू +5, वहाँ पे आएगी +6। आइए यहाँ पर बताइए, चलिए बताइए यहाँ Mn पे कितना आएगी, सर X मान लीजिए +4 मल्टीप्लाइड ऑक्सीजन का कितना होता है -2 इज इक्वल टू -1। देन क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगी, X इज इक्वल टू +7। अगर आपकी इस Mn पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आया, इसका मतलब यहाँ पे 3D0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा। इसका मतलब 3D0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा। सवाल ये आएगा एक्चुअली कि आप ये बताइए कि सवाल ही ऐसा आएगा कि MnO4 नेगेटिव जो है पर्पल कलर का क्यों होता है, जबकि वहां पर D0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो आप जवाब देंगे कि भैया वहां पर D0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो है, लेकिन ऑक्सीजन और मैग्नीज के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर चल रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को होते वक्त क्या होगा मेरे भैया, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जिससे आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आ रहे होते हैं। पीपीटी से पढ़ लो, बहुत है, नोट्स बाद में पढ़ लेना। बोलो भाई, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नीज में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या चल रहा है, चार्ज का ट्रांसफर चल रहा है। ये नेगेटिव प्लस की तरफ आता है, फिर बाद में चला जाता है, ऐसा कुछ चलता रहता है इधर। तो हम बोलते हैं कि इसको चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से यहाँ पे कलर आ रहा है। और देख लो भैया, MnO4 नेगेटिव पर्पल कलर का होता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है क्या, बोलो भाई। मैंने जो अभी बताया कि देखो यार D0 हैं, ये लोग हैं, कन्फर्म है D0 हैं, इसके बावजूद भी कलर दे रहे हैं। कोई पूछेगा तो रीजन बताना, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। क्या आपके दिमाग में ये पूरी बात टिकी रहेगी, बोलो भाई, क्या आपके दिमाग में ये पूरी बात टिकी रहेगी। चलिए अब आ जाते हैं एलॉय पर, इसके बाद हम आ जाएंगे F ब्लॉक एलिमेंट्स पर। ये एलॉय शुद्ध रूप से रट्टा होता है, क्या क्या, शुद्ध रूप से रट्टा होता है। यार आवाज बढ़ाने की जहां तक बात है,
यहाँ कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिससे आवाज़ बढ़ सकती है। भाई साहब इतनी ही आवाज़ आ सकती है मुझे लगता है, ठीक है। एलॉय का क्या होता है, जब आप दो मेटल को मिला दें, दो डिफरेंट एलिमेंट्स को मिला करके जो चीज़ आप बनाते हो वो एलॉय कहलाती है, ठीक है जी। तो बोला जाएगा नहीं, कल होगा, कल कल इसकी लास्ट क्लास कल करेंगे, मतलब कल लास्ट क्लास होगी आपकी। आज तो अभी ये पढ़ लो, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना समझना है आपको, है ना जी। हाँ, इन सब में ऑक्सीजन है सीता, सब में ऑक्सीजन है। वहाँ पर ऑक्सीजन और आपके सेंट्रल मेटल जैसे वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इनके बीच में क्या चल रहा है, चार्ज का ट्रांसफर चल रहा है। ओके ओके। एलॉय में देखिएगा, एलॉय, एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। जैसे कि आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, पहला एलॉय क्या लिखा गया, पढ़िए, लिखा है ब्रास। कॉपर और जिंक को मिला करके ये बनाया जाता है, कॉपर और जिंक को मिला करके ये बनाया जाता है। अगला सुनिए, ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन को मिला करके ब्रॉन्ज बनाया जाता है ना जी। अगला सुनिएगा, अगला सुनिएगा, निखिल जैन जी, यहाँ इस क्लास में इतने चिंतित मनुष्य हैं। मैंने ये कह दिया ना कि एप ब्लॉक पढ़ाया जाएगा। देखो मैं क्या करता हूँ, अभी थोड़ी देर बाद आपको पहले एप ब्लॉक पढ़ाऊंगा, उसके बाद एप ब्लॉक की मेरे को ज़रूरत है डी ब्लॉक में एक्सप्लेनेशन के लिए, आयनाइजेशन एनर्जी, साइज, इस वजह से पढ़ाऊंगा, पहले इसलिए पढ़ाऊंगा, फिर बाद में पूरा बचा हुआ डी ब्लॉक पढ़ाऊंगा। तो ये कई बालक इसमें चिंता करने लग गए कि अरे सर कैसे आप आगे बढ़ गए, छोड़ छाड़ दिया आपने। नहीं भैया मेरे, कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब बस सीक्वेंस, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि हमारा सीक्वेंस ही तो इम्पोर्टेंट है। सीक्वेंस सही पकड़ लो तो आधा दर्द इनऑर्गेनिक का ख़त्म हो जाए, लेकिन उल्टा सीधा पढ़ोगे तो भाई साहब रटना तो पड़ेगा ही। ब्रॉन्ज का ये हो जाएगा। गन मेटल और बेल मेटल में देख लो भैया, ये होगा स्टेनलेस स्टील में, ये इतनी चीज़ें होती हैं भैया, है ना। आयरन देखो, फिकर निक, फिकर फिकर, इसको कुछ बना लेना, फिकर निक, नाइस, नाइस फिकर, नाइस फिकर, स्टेनलेस स्टील, कुछ नहीं ऐसे है, फालतू बातें कर रहा था मैं थोड़ी सी, है ना। सब पढ़ाऊंगा आगे, छोड़ूंगा नहीं। और बढ़ाया नहीं आयनाइजेशन एनर्जी, अबे नालायक कह रहा हूँ, आगे पढ़ाऊंगा। एक्चुअली क्या है ना, जब तक तुम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन को फील नहीं करोगे ना, तब तक तुम समझ ही नहीं सकते हो कहानी पूरी। इसलिए पहले मेरे भैया यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो रटने वाली बात थी। अब आ जाइए यहाँ पर हमारे प्यारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पर। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या आता है, लेंथेनाइड, और जो हमारे लेंथेनाइड हैं वो सिल्वरी वाइट मेटल्स होते हैं। जो हमारे एक्टिनाइड्स हैं वो भी सिल्वरी वाइट मेटल्स होते हैं। बीच में भैया ये आते हैं। सीरियम की शुरुआत, चलिए बताइए एटॉमिक नंबर मैं जानना चाहूँगा, तो शायद आप कहेंगे सर 58 होगा। थोरियम का कहूँगा तो आप कहोगे सर 90 होगा, जोड़ लीजिए इसमें 32। यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में कितना आएगा, 71 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 103 आएगा। बोलो बात एकदम सही है क्या। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ऊपर लिखे गए हैं सीरियम से, जैसे इसको कैसे याद करेंगे अभी सुनिएगा, याद करने की चीज़ भी अभी सुनना है। क्या, सीने पर नदियाँ, सीने पर नदियाँ, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया, यूं गद तब दिल हो गया, दिल हो गया, हो गया, यार तुम भी लो, या इंजीनियर, इंजीनियर, इसको पूरा लिख लेना, इंजीनियर तुम, इंजीनियर तुम ये भी लो, ये भी लो, लो की जगह पे लू हो जाएगा। तो इस तरीके से याद करना है, पढ़ो। सीने पर, बाकी बातें याद कराऊंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं, है ना जी। अभी कल भी क्लास है, अभी तो मेरे पास 1 घंटे हैं, आज ही बहुत सारा काम पढ़ा के ख़त्म कर दूंगा मैं।
ठीक है जी। तो इसकी चिंता आपकी नहीं है, वो मेरी चिंता है कैसे पढ़ाया जाएगा। अब ये मेरे साथ बस याद करिए, चैट में ये चीज़ आनी चाहिए। चलिए लिखिए, सीने सीई सीरियम, सीने पर प्रोमीथियम, तो सीने पर नदियां एनडी, प्रेम पीएम, समाई एसएम, यूं ईयू यूं, गदगद गदगद जीडी, तब टीबी, दिल डीवाई, हो गया एचओ, इंजीनियर ईआर, तुम टीएम, वाई बी, ये भी, लो में एलयू बस बोलना है ना जी। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया, इंजीनियर तुम ये भी लो। चलो पहले लिखो, इसमें आवाज बहुत कम है, धीरे है यार। तुम लोगों ने तो आज आवाज की तो क्रांति मचा रखी है, मुझे कल जैसा दिख रहा है यहाँ पे। चलो पहले लिखो ये सारे लोग, सीने में सीई है, सीने में, स्पेलिंग में एस मत लिखना, सीने, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया, इंजीनियर तुम ये भी लो। एक्चुअली देखो कुछ कहानी ऐसी है यहाँ पर कुछ कहानी ऐसी है कि दो इंजीनियर साहब लोग हैं, है ना। अब एक का हो गया, अब थोड़ा सा ब्रेकअप, तकलीफ दे उसके लिए स्थिति है। तो वहाँ पे दूसरे वाले को बता रहा था, तो पहले शुरुआत में उसने लाइन बोली कि सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया। वो पुराने दिनों को याद कर रहा था, शुरुआत में जब उसका प्रेम चरम पे चढ़ रहा था, तब उसने इस लाइन को लिखा था। क्या लिखा कि सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया। और उसके बाद अगली लाइन में वो समझा रहा है दूसरा वाला कि वो भाई साहब एक बॉटल और 2-3 ग्लास लेके बैठे हुए थे, तो फिर उसने क्या कहा, इंजीनियर तुम ये भी लो, ये लो अपना गम मिटा लो। ठीक है जी, इतना ज़्यादा बड़ा शायर बनने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब याद आई, आगे पढ़ाएं। अगला बहुत खतरनाक है भाई, पचा पाओगे क्या? बोलो भाई, पचा पाओगे क्या? नीचे वाला है एक्टिनाइड, जो 90 से चलता है, थोरियम बोलते हैं, थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक। ठीक है, और जो आपका एक्टिनाइड है वो सब के सब रेडियो एक्टिव मेटल्स होते हैं। ये जो नीचे लिखे गए ना, अब देखो याद कैसे करोगे, याद करोगे क्या? थॉर, अब लिख लेना भैया, थॉर, थॉर के पापा ने, थॉर के पापा, अब देखो पापा, थॉर के पापा ने यूं बोला, यूं बोला, नेपाल में, यूं बोला। थॉर समझते हो ना भाई? अरे पर कैसी बात कर रहे हो, थॉर को कौन नहीं जानता? थॉर के पापा का क्या नाम था? जो भी नाम था, देखते हैं कौन बताता है। ए से कुछ नाम था ना उनका, जिनके एक आंख पे पट्टी लगी हुई है। जो भी नाम था भाई साहब का, आगे बढ़ते हैं। थॉर के पापा ने यूं 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 बोला, नेपाल, एनपी, नेपाल में पुराने आम कम बिकेंगे, नेपाल में पुराने आम, पुराने आम, पुराने आम कम बिकेंगे, कम बिकेंगे, बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। अच्छा, ओडिन नाम था, हाँ ओडिन नाम था, सही कह रहा है। पुराने आम कम बिकेंगे, ध्यान से सुनना, बहुत फालतू बकवास है, दोबारा सुनेंगे। क्या? थॉर के पापा ने यूं बोला, नेपाल में पुराने आम कम बिकेंगे, अब कैफे में जाना ऐसे फरमाना। अब उसकी चौड़ देख रहे हो क्या कह रहा है? कह रहा है कैफे में ऐसे फरमाना, कैफे में ऐसे फरमाना, FM, कैफे में ऐसे फरमाना, फरमाना, कैफे में ऐसे फरमाना, मैडम तुम लोग ये काम मत करना। ये ऑर्डिन बहुत गंदा आदमी था, उसने ये बोल दिया, देख रहे हो? मैडम नूडल्स लाओरे, मैडम नूडल्स लाओरे, लाओरे से क्या होगा? लॉरेंसियम याद रहेगा। ठीक है जी, पूरा अब एक तरफ से एक बार रिवाइज करते हैं, एक तरफ से रिवाइज करते हैं भाई। यहाँ आ जाओ, लिखो क्या?
थॉर के पापा ने, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, कभी भूलता नहीं, क्योंकि जानते हो ना ऊट पटांग चीज़ें दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक टिकी रहती हैं। क्या है ये? है कि थॉर के पापा, TH पापा से हो गया PA, थॉर के पापा ने यूं बोला, यूं बोला नेपाल NP में पुराने आम, PU आम, AM कम, CM बिकेंगे, BK। तो उसने क्या हुआ कि देखो एक्चुअली हुआ क्या कि अब ये लड़ाई वड़ाई बंद हो गई थी, अब भाई खाने को मर रहे थे ये परिवार वाले इनके, ओडिन के। तो उसने कहा कि देखो अब यार तुम ऐसा करो, आम वाम बेचना शुरू करो, तुम ऐसा करो नेपाल चले जाओ और वहाँ तुम अपने आम बेच के आओ जो पुराने वाले हैं, कोई बात नहीं कम बिकेगा, कोई बात नहीं, दर्द मत लेना, लेकिन थोड़ी सी मतलब अपना स्टेटस मेंटेन करके रहना। कैफ़े में जाना, ऐसे ही रोड में मत खा लेना, कैफ़े में जाना और ऐसे फरमाना, कैफ़े में ऐसे फरमाना, मैडम नूडल लाओ रे। क्या? मैडम नूडल लाओ रे। दोबारा सुनेंगे। थॉर के पापा ने यूं बोला, नेपाल में पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ़े में जाना, कैफ़े में ऐसे फरमाना, नूडल मैडम नूडल लाओ रे। ठीक है जी। एक बार मैं देख रहा हूं कौन लिख पा रहा है, केवल एक तेजपाल सिंह ने लिखा है, बाकी पता नहीं किस जिंदगी में जी रहे हैं। हाँ, या तो आप इसको लिख दो, महक ने सही लिखा, कम से कम ये तो लिखो, ये नाम पढ़ लिखो, THPAUNP PUAM CM BK CF CS, इसके बाद FM MD NO LR। चलो लिखो लिखो इसी क्लास में याद करो यार सारी की सारी बातें। ठीक है, एक बार इसको सब लोग चैट में लिखेंगे, पूरा का पूरा F ब्लॉक चैट में आना चाहिए, सारे के सारे लोग चैट में ये लिखो, ये इनका जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट का स्वरूप आप लिखें, मैं चैट में देख रहा हूं। चलो चलो ठीक है, लिख दिया क्या? चलो भाई, निखिल जैन अनमोल, ओके। अरे आर्यन जी पूरा लिखना था, आपने तो कुछ कम ही लिख दिया है। जीवा नंदिनी, चलो चलो, मेरी समस्या अब याद हो गया होगा। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यू गदगद तब्दील हो गया, इंजीनियर तुम ये भी लो। थॉर के पापा ने यूं बोला, नेपाल में पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाना, मैडम नूडल लाओ रे। याद रहना चाहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं, पढ़िए। अब ये देखो यार, इसमें ना कहाँ पे ये प्रेम बहुत खतरनाक चीज़ है। लेंथेनाइड क्या है? प्रेम बहुत खतरनाक चीज़ है। सर कैसे? प्रेम खतरनाक चीज़ है, खुद करके आजमाओगे, देखोगे, हमारे मना करने से ना मानोगे ना तुम मेरे सजेशन पे करोगे। तो ऐसा करो, खुद करो, खुद जानो। हाँ, तो बस मैं ये कह रहा हूँ कि क्या होता है, प्रोमीथियम इसका नाम है, इसका नाम है PM मतलब प्रोमीथियम। और ये जो प्रोमीथियम है ये रेडियो एक्टिव है। ये क्या है? रेडियो एक्टिव, खतरनाक। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो प्रेम है ना बहुत खतरनाक चीज़ है, रेडियो एक्टिव है, डिके होता रहता है। क्या होता रहता है? डिके होता रहता है। पहले एकदम आप समझ रहे हो ना, एकदम पीक पे ही प्यार कर रहे होंगे, बाद में धीरे धीरे डाइल्यूट होने लग जाता है। हाँ, कुछ प्यार हमेशा रहता है, जैसे मम्मी पापा का हुआ है ना, बाकी वो प्यार जिसके में तुम आजकल फंसे जाते हो अपने आपको लेके। ओके, यहाँ पे देखो, वो वाला नहीं करना इधर। क्या है भैया ये PM क्या होता है? रेडियो एक्टिव। तो ओनली प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव इन लेंथेनाइड। इस पूरे लेंथेनाइड में 14 एलिमेंट में सिर्फ प्रेम ही ऐसा है, प्रोमीथियम ही ऐसा है जो रेडियो एक्टिव है। लेकिन ये पूरा का पूरा एक्टिनाइड जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। पूरा का पूरा एक्टिनाइड क्या होता है? लिखो भैया ये लाइन की, प्रेम क्या होता है? लिखो, प्रेम इज रेडियो एक्टिव। कैसी बातें पढ़ाते हो हैं?
कैसी बातें पढ़ाते हो सर कि प्रेम इज रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव, हमेशा इसका डीके ही होता रहता है भाई। ठीक है जी, पढ़िए पढ़िए। अरे तुम्हें मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलने दूंगा ये सारी लाइनें, डोंट वरी। प्रेम क्या होता है, जब भी कभी कोई कुछ कहे प्रेम के बारे में तो उसको एक लाइन बता दो कि प्रेम क्या होता है बेटा, रेडियो एक्टिव होता है। ज़्यादा चक्कर मत पड़ो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा निकलता है प्रेम से, हालत खराब हो जाती है। ठीक है जी, आइए ओके आगे लाइन पढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द एफ ब्लॉक आर सॉफ्ट इन नेचर एंड ऑन एक्सपोज टू एयर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। मतलब एक अच्छे मेटल का एक कैरेक्टर रखते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। अगर आपने एयर में रखा तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाएंगे, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है जी, तो एयर में भी हम खुले में इसको नहीं रखते। सब लोग लिखें कि प्रेम इज रेडियो एक्टिव। मैं सामने देखना चाहता हूं, प्रेम इज रेडियो एक्टिव। यस यस गुड। प्रेम मतलब यहाँ पे प्रोमीथियम। हाँ आयुषी जी कह रही हैं कि आवाज़ बढ़ गई। यहाँ भी एक भाई साहब हैं, उन्होंने थोड़ा बढ़ाया है, शायद अब आवाज़ आराम से आ रही होगी। ओके, तो ये बोलो भाई, इतनी बात याद हुई क्या? और यही सब बच्चों को कठिन लगता है, उनके पास कहानियाँ नहीं है सुनने को, अब उनको आनंद आता है। अच्छा प्रेम रेडियो एक्टिव है सर, ये बात है। हाँ आगे बढ़ जाते हैं। अब पूरा का पूरा एक्टिनाइड रेडियो एक्टिव है ना, पूरा का पूरा एक्टिनाइड क्या होती है, रेडियो एक्टिव। अब आपको ना इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा ध्यान से देखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो टेबल है। सर ये टेबल रट्टा मराओगे नहीं भाई, हर काम सावधानी से करेंगे, सावधानी हटी दुर्घटना आपके घर तक पहुंच जाएगी। यहां पर देखो 58 से शुरू होता है, क्या 58 से शुरू होता है आपका लैंथेनाइड, और जाता कहां तक है 71 तक। उसका नेता कौन है भाई, इस परिवार का नेतृत्व कौन करता है, किसके नाम पर इनको लैंथेनाइड कहा जा रहा है, तो वो है लैंथेनम। वो क्या है, वो है भैया ये 57 वाला लैंथेनम, 57 वाला लैंथेनम। ध्यान रखना, लैंथेनम नेता आदमी है, बट ये खुद लैंथेनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है। लेकिन यहां पर सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक के ये जो 14 एलिमेंट दिख रहे हैं, यहां से यहां तक के लोग लैंथेनाइड बोले जाते हैं। अच्छा ये बात तो दिमाग में गई, चलिए एक बार पढ़ के देखते हैं। सीई हमने क्या पढ़ा था, सीने पर, तो सीने में क्या है, सीरियम। पीआर मतलब क्या, प्रेसियोडाइमियम। एनडी मतलब क्या, नियोडाइमियम। पीएम तो कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे। प्रेम क्या होता है, प्रोमीथियम। प्रेम क्या है भैया, प्रोमीथियम है ये। अच्छा अब एसएम समैरियम, एसएम का मतलब है समैरियम। ठीक है जी, ईयू यूरोपियम, जीडी गैडोलिनियम। याद रखें ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो कतई जहर। 64 बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है जी, 64 को जरूर याद रखेंगे। 64 गैडोलिनियम, नाम बोलिए मेरे साथ, नाम लिखिए, ये याद करा रहा हूं मैं यहीं पे। फ्रॉम टुडे लव इज नॉट ब्लाइंड, इट विल बी लव इज रेडियो एक्टिव। वेरी गुड, बहुत सही, यही लिखना तुम। देखता हूं कहां कहां लिखते हो तुम। कोई आएगी ना, ये सारी लाइनें बदल दोगे तुम। अरे सर फालतू बातें पढ़ाते हो, आपका लगेगा नहीं जिंदगी में हमारे। हाँ लगा भी मत देना, कहीं कर दिया किसी को कि तुम्हारा प्यार जो है रेडियो एक्टिव है, और कहीं गलती से उसने पढ़ा लिखा हो और इसी क्लास की निकली, तो भाई साहब तुम्हारे हानि का हमारे पास कोई भी भरपाई नहीं है। ठीक है जी, तो अपनी आत्मरक्षा खुद करें और अपने घाटे को, हानि को होने से खुद बचाएं। ठीक है जी, ओके। गैडोलिनियम को रिप्रेजेंट किया जाएगा GD लिख करके, लिखो चैट में गैडोलिनियम लिखो। चलो भाई, GD गैडोलिनियम कितना होता है 64। भाई देखो याद करोगे ना एक तरफ से लिख करके, तो अपने आप तुम्हें पता होगा कि 58 59 फिर 60, तो यहाँ पे 64 ही आएगा। अच्छा अब देखो टर्बियम, TB टर्बियम। DY देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्प्रोसियम, DY डिस्प्रोसियम। HO होल्मियम, एर्बियम ER। ठीक है जी, थ्यूलियम TM, यटर्बियम YB, ल्यूटेशियम LU। तो ये नाम थोड़े अजीब है, लेकिन 3-4 बार बोलोगे, चैट में 2-4 बार लिखोगे
मजा आएगा, शानदार लगेगा तुम्हें। ठीक है, पानी आया? चलो अभी बोलो ये याद हुआ क्या, समझ में आया? फिर आगे बढ़ूं, नहीं तो आगे अभी थोड़ा दर्द ज्यादा है, दिक्कत करेगा। आ जाइए इधर आइए, आप सुनिएगा। LA का तो तुम्हें देखो गुरु पता है कि ये तो भैया कहाँ के था, ये D ब्लॉक का एलिमेंट है, और हमने वहां पर LA का निकाल के आपको दिखाया था कल ही। कितना होता है? 5D1 6s2, 6s2 5D1 होता है। इसमें कोई समस्या परेशानी नहीं है, LA समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अपने एक्चुअल F ब्लॉक सीरियम पर। तो देखो भैया, ये वाली लाइन जो ऊपर है वो यहां भी नजर आएगी। कितना लिखा है? 6s2 5D1, ऊपर भी है, LA में भी, इधर भी रहेगा। नया क्या है? 4F1 नया। नया क्या है मेरे भाई? 4F1 नया है। दोबारा बोलेंगे, 4F1 नया है। अब ये देखो 5D1 6s2 यहां पर आएगा, 5D1 6s2 यहां पर आएगा। तो ध्यान रखेंगे, आपको ध्यान रखेंगे ये लाइन, अदरवाइज ये गलती होती ही होती है कि भैया जी यहां जो 1 पर है, 1 मतलब कौन सा? ये 1 पे नहीं है, लैंथेनम तो D ब्लॉक का है। मैं F ब्लॉक के हिसाब से कह रहा हूं, जो 1 पर है, जो 7 पर है, जो 14 पर है, उन पर आप एक चीज तो जरूर लिखने वाले हैं। वो क्या है? वो है 5D1 6s2, ये लिखेंगे। इसके साथ आप क्या लिखेंगे? 4F लिखेंगे। मैं सिर्फ आपको अभी सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें सिखा रहा हूं। यहां पर F ब्लॉक का नंबर 1 सीरियम है, तो वहां सीरियम के केस में आपको 4F1 लिखना है, और साथ में 5D1 6s2 रखना है। ये कब रखना? 1 पे। एंड 14 पर भी सेम है, 14 पर भी आपको क्या लिखना है? 5D1 6s2। ये 1 था तो यहां पर 4F1 होगा, ये 14 है तो ये 4F14 होगा। बोलो भाई, नीचे 4F14 होगा। अब आते हैं 7th मतलब कि गैडोलिनियम पर। गैडोलिनियम गिनो 7th पर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7th नंबर पर है तो यहां पर क्या आएगा? 4F7 आएगा। क्या आएगा? 4F7 आएगा, और यहां पर साथ में 5D1 6s2 रहेगा। इसको याद करने का यही तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा कुछ भी फालतू दिमाग मत लगाना। अच्छा, सुपर डुपर क्लियर। एक लाइन तो हो चुकी है कि सर देखो मेरे को सीरियम आता, मेरे को ल्यूटेशियम आता है, और मेरे को गैडोलिनियम आता है। मेरे को 3 चीजें आती हैं। सीरियम में जब मैं बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि पहला आपका F ब्लॉक का एलिमेंट है, तो भैया जी 4F1, और उसके साथ साथ जो मैंने LA में देखा था लैंथेनम में, वो उसके साथ चिपका देंगे। वो क्या है? 6s2 5D1। सेम कहानी गैडोलिनियम पर लगानी। गैडोलिनियम 7th नंबर पे आता है तो होगा यहां पर क्या? 4F7 5D1 6s2। इसके बाद आता है ल्यूटेशियम। ल्यूटेशियम भैया 14th नंबर पे है, 14वें नंबर पर है, तो होगा 4F14, इसके बाद 6s2 5D1। सुपर डुपर क्लियर है। मेरी समस्या आपको ये 3 चीजें अभी याद हुई हैं। मैंने सिर्फ 3 याद कराने की कोशिश की है, बाकी मैं अभी याद नहीं करा रहा हूं जी। अब अगर ये 3 चीजें याद हो गई हैं, विश्वास मानिए कुछ भी नहीं बचा। अगले पर आइए, देखिए 2nd नंबर पे कौन है? प्रोमीथियम है। ठीक है जी, तो प्रोमीथियम को ध्यान से देखना, 2nd नंबर पे है। अब देखो कहीं भी D1 नहीं लिखा जाएगा, इतने में कहीं D1 नहीं है, इतने में कहीं आपको D1 नहीं नजर आएगा। अब होगा क्या? यहां से जब तुम नीचे आओगे तो तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन डालना है, चलो डाल दिया। कहां डालोगे? F में। एक इलेक्ट्रॉन यहां डाला तो क्या हो गया? 4F2। लेकिन हमें यहां तो 5F, यहां पर हमें 5D तो लिखना ही नहीं है। अगर मुझे 5D लिखना नहीं है तो उसका भी इलेक्ट्रॉन कहां डालना है? आपको 4F के अंदर डालना है। इसीलिए आप देखोगे यहां पर 4F1 होगा तो डायरेक्ट आपको 4F3 मिल रहा होगा। बस एक बार यही जस्ट बगल वाले को देखना है, सीरियम के जस्ट बाद प्रोमीथियम को देखना है, और यहां पर देखो कितना हो जाएगा? F3, इसके बाद 6s2, ये F3, अगला F4, अगला F5, F6, और यहां पर भी आएगा F7। लेकिन गैडोलिनियम में नई चीज क्या ऐड हो जाएगी? 5D1।
इतने के बाद देखिए बात ध्यान सुनना, जैसे ही आप गैडोलिनियम से टर्बियम की तरफ जाएंगे आपको भैया D1 तो लिखना नहीं है, तो D1 का इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर होगा यहां पर, और अभी एक इलेक्ट्रॉन और आएगा तो भैया जी एक ये वाला 8 और एक और नया आया 9, तो हो गया 4f96s2, तो ये बगल से निपट गया। और जैसे 9 हुआ फिर 9 10 11 12 13 फिर से 14 के बाद जब लास्ट में आओगे तो यहां पर बस 5d1 एंट्री कर जाएगा। तो इसको एक बार ध्यान से इत्मीनान से घर पर नोट जरूर कर लीजिएगा। कर लेंगे क्या, एक बार सारे के सारे लोग यहां तक की बात यहीं पर याद करने की कोशिश करें। बोलो भैया, क्या आपको यहां तक की बात याद हो रही है? बोलो भाई, सब लोग कहां चले गए? आ जाओ आ जाओ। यस सर, यहां तक की बात समझ में लग रहा है आ गई है, आ गई है सर। अब आगे की कहानी सुनाइए। ये बैठेंगे इत्मीनान से घर पे, याद हो जाएगा। अब आइए, अगर मैंने 2+ लिखा, Ln2+ का मतलब है आपने इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। चलिए बताइए, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पहले कहां से जाएगा 6s2 से, तो 2 यहां से हटा तो क्या बचा 5d1। ठीक है जी, अगले में आइए, यहां से 2 निकालिए तो यहां से कहां से जाएगा, बोलो भाई, यहां से चला जाएगा। तो देखो यहां से जाएगा लेकिन यहां पर एक फिर से शिफ्ट हो जाएगी, ये बहुत ध्यान रखना। ठीक है जी, 4f2 हो जाएगा। अब अगले में 2 ये हटा दो तो एक तरफ से आपको ऐसा नजर आने लग जाएगा d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7। देखो d7 तक नजर आया सीधा। अब बस यहाँ पे एक 5d1 रहेगा, यहाँ पे 5d1 रहेगा। लेकिन Ln+3 में जाओगे तो आपको d0 से d14 तक दिखेगा, कहानी खत्म है। Ln+3 यही इंपॉर्टेंट होता है, d0 d1 d2 d3 d4 एक तरफ से लिख दो। लेकिन कब, जब हमारे लैंथेनाइड पर इस तरीके से हो, है ना। हाँ, सेमेरियम इज द हार्डेस्ट, बताऊंगा क्यों। सेमेरियम इज द हार्डेस्ट, बताऊंगा क्यों, क्योंकि उस पर ना बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये भी मत पूछो, ये पढ़ाऊंगा मैं, है ना। यही ही समझ में आ गया है, वेरी वेरी गुड। आइए अब आगे देखते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहते हैं हम F ब्लॉक एलिमेंट्स को, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो n-1 के बाद वाला, देखो n-1 तक तो ट्रांजिशन, n-2 में आके आता है ना, जैसे नहीं समझ में आएगा, मेरे को पता नहीं आएगा, पहले देखो ns हो ना, तो n-1d वाली जब कहानी हो तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन n-1d में जा रहा है तो वो ट्रांजिशन मेटल कहलाता है। लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन उससे भी अंदर जा रहा है n-2f में, तो उसको बोलेंगे इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है जी, जैसे कहने का मतलब समझो, ये देखो ns का मतलब हो गया 6s, n-1d का मतलब 5d, n-2f का मतलब होता 4f। कि आपका इलेक्ट्रॉन यहां पर n-2f में जा रहा है ना, इसलिए इसको नाम दिया जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब आइए इसके ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। जनरली ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो याद रखेंगे लैंथेनाइड जो होते हैं वो जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको शो करते हुए नजर आएंगे। ठीक है जी, सुपर डुपर क्लियर है? बोलो भैया सुपर डुपर क्लियर है क्या? यस। आपको जहां पे ध्यान देना है वो मैं आपको एक बार यहां पे लिख देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कौन से हैं जहां आप गलती करोगे? न्यूट्रल वाले आपको आने चाहिए। पहली बात तो एक सीरियम, दूसरा गैडोलिनियम, इसके बाद ल्यूटेशियम, ये होने चाहिए। अब इसके बाद देखो सीरियम के जस्ट नीचे कौन है? जस्ट नीचे कौन है भैया? PR, है ना, प्रेसियोडाइमियम, प्रेसियोडाइमियम, ये याद होना चाहिए। और गैडोलिनियम के नीचे कौन है? ये टर्बियम, TB, टर्बियम, ये याद होना चाहिए। ल्यूटेशियम के जस्ट पहले कौन है? जस्ट पहले कौन है बोलो? यहां पर आपको लिखना होगा यट्रबियम, YB, ठीक। और गैडोलिनियम से जस्ट एक पहले यूरोपियम, ये भैया आपको आना ही चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता तो भैया ये दर्द बनेगा। बाकी तो नॉर्मल है, यहीं पे आपको थोड़ा सा समस्या हो सकती है। तो मैं बस ये होमवर्क दे रहा हूं आपको, ये घर पर बैठ करके नोट्स के अंदर ये डाल लें कि सीरियम का क्या लिखेंगे, गैडोलिनियम का, Lu का ER, YB, PR, TB, ये अलग से लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स पर।
एटॉमिक रेडियस। ये अगर आप सीख गए, एटॉमिक फिजिकल प्रॉपर्टीज में नहीं है, बस प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, ठीक है। आइए आप देखिए, अगर आप ये सीख गए तो आपको मैं आराम से डी ब्लॉक एलिमेंट्स के सारे फैक्टर याद करा सकता हूं। बट ये समझने की बात, आइए देखते हैं। जो ये सीरियम है उसका होता है 58, है ना, फिर 59, इसके बाद चलता हुआ यहां तक आएगा, ये क्या है भैया 72, ये क्या है भैया 72। अगर मैं आपसे कहूं कि सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए कितना होगा, अभी मैंने पढ़ाया आपको सीरियम का कितना होगा, बोलिए, चलिए बताइए सीरियम का कितना होगा। आप कहोगे सर यहां पर लिख दीजिए AR 4F1 5D1 6S2, सर यही तो होगा, अभी तो पढ़ाया गया था, हाँ यही होगा। अब ये देखो ल्यूटेशियम तो 14th पर है, तो अगर मैं आपसे LU का पूछूं तो आप क्या लिखोगे, AR क्यों लिख रहा हूं यार, AR नहीं लिखेंगे ना भाई, यहां पर XE आएगा, जेनॉन XE। यहां पर बोलो क्या लिखा जाएगा, यहां पर सर लिखिए 4F14, एकदम सेम लिखना है, यहां पे बस 14 लिख देना है। फिर क्या है 5D1, इसके बाद क्या है 6S2, क्या होगा 6S2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको यहां पे मिलेगा। अब यार एक बात सोचो, आप जब सीरियम से ल्यूटेशियम की तरफ जा रहे हो, सिंपल भाषा में सिंपल लाइन तुम्हारे सामने ला रहा हूं, जब आप सीरियम से ल्यूटेशियम की तरफ जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जाने पर बताइए एटॉमिक साइज पर क्या फर्क पड़ता है, एटॉमिक साइज पर क्या फर्क पड़ता है बताइए, एटॉमिक साइज पर आपसे पूछ रहा हूं, एटॉमिक साइज पर क्या फर्क पड़ेगा जब आप ऐसे लेफ्ट टू राइट जाओगे। तो आपने पढ़ा होगा कि एटॉमिक साइज क्या होती है, घटती जाती है जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हो। यहां पर कहने का मतलब यह हुआ कि जब आप सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाओगे तो लगातार यहां पर आपको एटॉमिक रेडियाई घटती हुई नजर आएगी। क्या, एटॉमिक रेडियाई घटती हुई नजर आएगी, यहां से यहां जाने पर एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, घटती हुई नजर आएगी। अच्छा जी, इसी एटॉमिक रेडियाई के घटने को, इस एटॉमिक साइज के घटने को एक अलग से नाम दिया गया है, वो है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आपकी एटॉमिक साइज क्या हो रही है, श्रिंक हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, छोटी हो रही है। सुपर डुपर क्लियर है, सुपर डुपर क्लियर। तो ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ये बात आपको समझ में आ गई कि सीरियम से ल्यूटेशियम जाने पर लगातार एटॉमिक साइज घटती जाती है। अब कभी कभी सवाल ये पूछा जाता है ये होता क्यों है, ये क्यों होता है भाई, क्या रीजन है, तो वो है 4F के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जाना। देखो ध्यान से सुनना, अगर समझना है तो ध्यान से सुनना पड़ेगा, पहले मैं समझा देता हूं। अच्छा एक बार ये फैक्ट को यहां देख लो, ग्राफ में मैंने लिखा हुआ है, यहां पर मैंने एटॉमिक नंबर लिखा, यहां पर मैंने एटॉमिक रेडियस लिखा। तो सीरियम की मान लो रेडियस इतनी है, तो क्या होगा, ल्यूटेशियम तक जाते जाते ये लगातार क्या होगी, घटती जाएगी। सीरियम से जब आप ल्यूटेशियम तक जाओगे तो लगातार एटॉमिक रेडियस आपको घटती हुई नजर आएगी। ये ग्राफ में मैंने ये बताने की कोशिश करी है। अच्छा, अब पूछा जाता है ऐसा क्यों हो रहा होगा, तो चलिए मान लीजिए सीरियम लेते हैं, ध्यान देना भाई, मान लीजिए सीरियम है, ये आपका न्यूक्लियाई है, ये सीरियम है, और अब मैं ल्यूटेशियम ले रहा हूं, ये LU ले रहा हूं। LU इतना बड़ा नहीं बन पाएगा, चलो अभी शुरुआत में मैं बड़ा बनाता हूं, बाद में बताता हूं कैसे छोटा हुआ है, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब देखो हमें 4F1 दिखाना, यहां पर इलेक्ट्रॉन 4F1 है और यहां पर 4F14 है। मान लो यहां पर मैंने एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे 4F लिख दिया है, ये रिप्रेजेंटेशन के तौर पे 4F लिख दिया है, मैंने एक लाइन जो लिखी है बस वो रिप्रेजेंट करने के लिए लिखी है। अब देखो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां होगा, यहां कहीं होगा, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां होगा, यहां कहीं होगा। मैं ऐसा मान रहा हूं, एक सिचुएशन ले रहा हूं, अब ध्यान से सुनेंगे। मैंने ऊपर वाले को सीरियम बोला हुआ है, ऊपर वाले को सीरियम बोला हुआ है, ठीक है जी, ये सीरियम है। तो सीरियम में कितने प्रोटॉन है, 58 प्रोटॉन हैं। कितने प्रोटॉन कैसे पता चला, जो एटॉमिक नंबर है, और यहां पर 72 है, यहां पर 72 प्रोटॉन्स हैं। 72 है या 71, 72 नहीं बल्कि 71 प्रोटॉन्स हैं। अच्छा अब यहां देखो, इसका मतलब 71 प्रोटॉन्स है। अब यार ध्यान से सुनेंगे, आपसे मैं पूछता हूं एटॉमिक साइज होती क्या, आप कहोगे
कि न्यूक्लियस से, अगर रेडियस की बात करें तो न्यूक्लियस से आपके बाहरी सेल पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है उनके बीच की दूरी, ये दूरी एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियस कहलाती है। यही होती है ना। तो यहां पर हम क्या बता रहे हैं कि देखो यार, यहां पर इतनी साइज है और यहां पर इतनी साइज है। अब मैं आपको समझाने चल रहा हूं कि ये साइज छोटी कैसे होने लग जाती है। यहां पर मेरे भैया 72 प्रोटॉन्स हैं। कितने? 72 प्रोटॉन्स हैं। और ये आपके 14 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहां रखे गए? 4f के अंदर रखे गए। यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो कहां रखा गया? 4f में रखा गया। यहां पर 58 प्रोटॉन जब जा रहे थे, ध्यान से सुनना, 58 प्रोटॉन्स का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि वो पॉजिटिव है, वो क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जब वो खींचेगा तो 58 प्रोटॉन के औकात से उसको खींचेगा। उसको बीच में कोई ज्यादा रोकने वाला नहीं है। कौन है भैया? 4f1। केवल एक इलेक्ट्रॉन है वहां पे, और वो भी जो हमारा f ऑर्बिटल होता है वो फटे पुराने पर्दे की तरह वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जाने देता है, चाहे उसके अंदर तुम कितना भी इलेक्ट्रॉन रख लो। चलो ठीक है, मान लो ये इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पार होने देंगे। सेम कहानी यहां पर भी क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन और ये 71 प्रोटॉन के बीच में ये जो 4f नाम का एक पर्दा है, उसके ऊपर तुमने 14 इलेक्ट्रॉन तो चिपका दिए, लेकिन तुमने क्या किया है? इस समय न्यूक्लियस को पावरफुल कर दिया। जब आप न्यूक्लियस को पावरफुल करोगे तो ये भैया इस फटे पुराने पर्दे की इज्जत नहीं करेंगे, वो उसके बावजूद जाके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा करके इस इलेक्ट्रॉन को खींच करके लाएंगे। तो बोला ये जाता है कि जो हमारा 4f है वो पुअर सील्डिंग करता है। मतलब ये कि वो जो है न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स को आराम से लगने देता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, उसको रोकने का काम नहीं करता। जबकि जो इनर सेल हैं, इनर ऑर्बिटल हैं, उनका काम होता है कि वो न्यूक्लियस को ढक कर के रखें, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बाहर की तरफ ना जाने दें। लेकिन जो ये f होता है ये बहुत ही पुअर सील्डिंग करता है, बहुत ही घटिया सील्डिंग करता है। उसकी रोकने की औकात नहीं है, किसको? उस न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को टुवर्ड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा खींच लेता है, इतना ज्यादा खींच लेता है मेरे भाई कि ये साइज जो बड़ी दिख रही है वो बहुत छोटी हो जाती है। तो ये यहां पे रीजन दिया जाता है। ये लाइन पढ़िएगा, लिखा गया है, दिस डिक्रीज इन रेडियस इज कॉल्ड एज lengthenide contraction. The reason behind it is poor shielding of f orbital electrons. पुअर सील्डिंग ऑफ f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखेंगे इस लाइन को, पुअर सील्डिंग ऑफ f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो फटे पुराने पर्दे की तरह 4f होता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रुक नहीं पाता है। नीरज झा जी आपका दिख रहा है, जो भी आप मैसेज कर रहे हैं, डोंट वरी, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहां पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को मैंने आयनिक फॉर्म में बस दिखा दिया है कि मान लो सब पर +3 होता, सीरियम पे भी +3 है, पीएम पे भी +3 है, जीडी पे, एनडी पे +3 है, लास्ट में एलयू पर भी +3 है। तो यहां पर भी एक ड्रॉप नजर आ रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? आयनिक रेडियाई आपको घटती हुई नजर आ रही है। बस इतनी ही बात जाननी है, सिर्फ इतनी ही बात जाननी है। ओके, चलें जी आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये चीज मैं पहले पढ़ा दूं। इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आपको मैं बता देता हूं कि क्या कितना आपको पढ़ाया जाना है। अभी आपको भैया मजे से बहुत पढ़ाया जाना है यार, अच्छा खासा नॉलेज लेना है आपको, हाँ, नहीं तो कल ख़त्म नहीं होगा। ये कम से कम हमें आज यहाँ तक पहुँचना होगा ट्रेंड्स पर, ठीक है जी। चलिए लगे रहेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, ख़त्म नहीं होगा, कल तक अगर क्लास ख़त्म करनी है लगातार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। आइए, इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? सिंपल बातों में बता दूंगा। देखो हमने क्या लिखा है, एन का मतलब यहाँ पे पीरियड नंबर है। पीरियड नंबर 4 में स्कैंडियम, 5 में यट्रिबियम और 6 में लैंथेनम आता है। अब आगे आ जाइए, इसके बाद कौन आएगा? टीना जोर से हाँफ रही है, अच्छा जी। उसके बगल में कौन है? वैनेडियम। उसके बगल में क्रोमियम की फैमिली। उसके बाद हमने बीच का नहीं लिखा है, क्रोमियम से लेकर मैं डायरेक्ट कॉपर पे जंप कर गया हूँ, ठीक है जी। इतना होने के बाद आप एक बात बताइए, लैंथेनाइड्स कहाँ रहेंगे?
लैंथेनाइड कहाँ रहेंगे सर? अरे लैंथेनाइड यहाँ पे La और HF के बीच में रहेंगे, तभी तो ये अड़ोसी पड़ोसी के बीच में 14 एलिमेंट्स का गैप आता है, और वो 14 एलिमेंट्स होते हैं सीरियम से ल्यूटेशियम, सीरियम से ल्यूटेशियम। अब देखो क्या इफेक्ट आता है, वो बात हमें यहां पे बतानी है। क्या इफेक्ट आता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्ट? देखो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो समझ में आ रहा है कि सीरियम से ल्यूटेशियम जाने पर साइज घटता आएगा। क्या होगा? साइज घटता आएगा। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, चंद सवालों के जवाब दीजिएगा। ये जो स्कैंडियम है, ध्यान से सुनेंगे, ये जो स्कैंडियम है और यट्रिबियम और यले है, La मतलब लैंथेनम है, इनमें साइज का क्या ऑर्डर आएगा? इनमें मैं एटॉमिक साइज का ऑर्डर पूछ रहा हूं, बताइए साइज का क्या ऑर्डर आएगा? आप कहोगे सर ऊपर से नीचे जाते हैं साइज बढ़ती जाती है। यहां पर कोई अदर फैक्टर तो लग भी नहीं रहा है। ये 21 18 जोड़ दिया तो यहां, 18 जोड़ दिया तो यहां पहुंच गए, कोई बीच में झंझट नहीं है। लेकिन यहां पर आइए, यहां पर कितना है? 22। अब बताइए यहां पे मैं अगर आपसे इनके बीच में पूछूं, Ti और Zr के बीच में, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, क्या हो रहा है? प्रोटॉन के नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन सेल के नंबर भी बढ़ रहे हैं, और सेल के नंबर थोड़ा ज्यादा स्पीड से बढ़ते हैं, इसलिए इनकी साइज ये आती है। नीचे जाने पर क्या होती? साइज बढ़ती है। एकदम सही है। यहां पर ये ऑर्डर आएगा और यहां पर तो कोई समस्या नहीं, ये ऑर्डर आएगा। लेकिन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट बाकियों पे क्या दिखाई देगा, वो सुनिएगा। बहुत शानदार चीज बताने जा रहा हूं, सुनना। मान लो La का 100 पिकोमीटर क्या था? 100 पिकोमीटर मान लो इसका रेडियस था, लेकिन 100 से जैसे सीरियम पे गया, ये घट के 99 पिकोमीटर हो गया। ऐसे करके सीरियम से बगल में गया प्रोमीथियम होते हुए ल्यूटेशियम तक, तो ये घटते घटते 90 पिकोमीटर बचा। क्या? ल्यूटेशियम 90 पिकोमीटर बचा, और इसके जस्ट बगल में आए तो मान लो 89 पिकोमीटर बचा। बस आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूं मैं कि अगर ये 100 पिकोमीटर है तो बीच में 14 एलिमेंट आ जाते हैं, और ये 14 बार थोड़ा थोड़ा घटता है, 14 बार थोड़ा थोड़ा घटता है, और इतना घट जाता है कि इतना घट जाता है कि ये और ये दोनों आपस में करीब करीब बराबर हो जाते हैं। मतलब रेडियस ऑफ Zr एंड HF करीब करीब बराबर हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स, और इन एलिमेंट्स को लैंथेनाइड्स कहते हैं। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट ये होता है कि Zr और HF का साइज करीब करीब सेम होगी, NBTA का साइज करीब करीब सेम होगी, यहां पर भी साइज करीब करीब सेम होगा, Ag और Au का भी साइज करीब करीब सेम होगा, और बीच में जो लोग आते हैं उनके भी इस पेयर में यहां पर साइज सेम आएगा। लेकिन यहां पर Y और La में साइज सेम नहीं आता, क्योंकि भैया La के बाद ही शुरू होता है आपका लैंथेनाइड। और ये शानदार जिंदाबाद कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया, क्या आपकी बुद्धि में लाइन उतर गई है क्या? बोलो भाई, क्या आपको ये लाइन समझ में आई कि मैंने जो ये ऑर्डर बनाया है ये किस तरीके से लिखा जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? इनका ऑर्डर सेम है, इनका ऑर्डर सेम है, ये दोनों सेम है, यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है। पूछा जाएगा कि बताइए Ag और Au का साइज करीब करीब सेम क्यों आता है, तो कहना कि सर उसके सामने ना लैंथेनाइड्स पड़ गए, और लैंथेनाइड का कॉन्ट्रैक्शन हो रखा है, 14 टाइम वो अपने साइज को घटा चुके हैं, तो इतना घटा दिया कि भैया ऊपर से नीचे आने का जो इफेक्ट था वो नलिफाइड हो गया, वो खत्म हो गया। मेरी समझ से किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ये ऑर्डर एज इट इज दिमाग में छप जाना चाहिए। कोई पूछे कि सर ये जो तांडव दिखा रहे हो, ये इफेक्ट यहां क्यों नहीं आया लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का, तो जवाब देना मेरे भैया La के बाद ही तो लैंथेनाइड शुरू होता है, तो उसका इफेक्ट उससे पहले उसके आसपास क्यों दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। सुपर डुपर क्लियर है, मेरी समझ से कोई समस्या परेशानी नहीं होगी। अब आगे आ जाते हैं, अब आपको पढ़ाता हूं आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आपको ये चीजें आती हैं तो आनंद आ रहा होगा। ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जी आगे आइए। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट राइट ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो निश्चित रूप से आपने पढ़ा होगा कि एटॉमिक साइज बढ़ रही और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही होती है। अब ये पढ़िएगा, ये पढ़िएगा, ZnCdHg have very high first ionization energy। क्यों भाई? अरे ZnCdHg का क्या आएगा बोलो भाई?
फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आएगा। अरे क्यों आएगा? क्योंकि वहां पर D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक भी इलेक्ट्रॉन निकालना जहमत का काम है, क्योंकि ये स्टेबल है और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को छेड़ना अच्छी बात नहीं है भाई। छेड़ोगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको एनर्जी मारनी पड़ेगी। अच्छा जी, अभी भी एक पूछ रहा है सर ऐसा क्यों होता है, ये वाले में कैसी बातें कर रहा है आदमी। भाई साहब सुनो, ऊपर से नीचे आते तो बढ़ना चाहिए था, ऊपर से आते नीचे बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये 14 बार तो थोड़ा थोड़ा करके कम हो चुका है भाई। ये बढ़ता, मान लो ये कितना था, मान लो कि ये करीब करीब 89 मान लो पिकोमीटर है, तो भैया यहाँ 100 तो था, बट ये 14 टाइम कम होते 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 ये भी 89 ही हो गया। ये है इफेक्ट कि ऊपर से नीचे आने पर सेल तो बढ़ा था, लेकिन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पहले ही हो चुका है, 14 बार वो घट चुका है, थोड़ा थोड़ा करके कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, और उसी इफेक्ट की वजह से ये साइज भी कम हो जाती है, इस वजह से ऐसा आता है। मेरी समझ से कोई कंफ्यूजन नहीं है यार, सिंपल सी बातें पढ़ा रहा हूं। आइए अब एक पूछ रहा सर आज लाइव क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया। अरे मेरे भैया जी, लाइव क्लास तो दिखती है ऐप पे, काहे का नोटिफिकेशन और क्यों चाहिए नोटिफिकेशन? क्यों चाहिए भाई? तुम्हें पता नहीं है 2 बजे होता है? क्या आप इस मध्य दिन में आप सो रहे थे हैं? दोपहरिया होते ही नींद चढ़ जा रही है दिमाग पे, कैसे पढ़ोगे भाई फिर तो? देखो बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी दिखाई देगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ऑन आयनाइजेशन एनर्जी। तो भैया जी ये सुनो, पहले ये देख लो, अगर मैं साइज के फैक्टर से कहूं, चलो तो आपसे एक चीज पूछता हूं, अगर मैं साइज बढ़ाऊंगा तो आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा? साइज के बढ़ाने से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कम होने लग जाती है। ये आपने पढ़ा होगा कि अगर साइज क्या हो गई, बड़ी हो गई, तो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। अगर जल्दी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? बोलो भैया, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी मेरे भैया? कम हो जाएगी। लेकिन अगर किसी का साइज छोटा है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा, तो वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। हाँ, अनमोल होता है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, बट आपके कोर्स में नहीं है इस बार, सो डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। आइए अब आपको ये पढ़ाता हूं आगे की कहानी। हमने क्या पढ़ा था, सुनिएगा ध्यान से, यहां से देखो, पहले ये समझाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। हमने ये पढ़ा कि 4D सीरीज और 5D सीरीज की साइज करीब करीब सेम होती है। अब 4D सीरीज का मतलब जानते हो कौन सा? ये यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट, राह पड़े आग कूदो, ये है 4D सीरीज। और नीचे के लोग जो व्हाइट कलर से लिखे गए वो है भैया जी हमारी 5D सीरीज। हमने देखा कि इनकी साइज करीब करीब क्या होती है? बराबर होती है। इनकी साइज करीब करीब क्या होती है? बराबर होती है। अच्छा जी, अगर इनकी साइज करीब करीब बराबर है तो वहां पर वो सवाल ये कर रहे हैं कि बताइए आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या असर आएगा। आप कहोगे सर अगर साइज करीब करीब बराबर है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बराबर आनी चाहिए। अरे नहीं भाई, सुनना, तो वहां की कंडीशन में 5D का ज्यादा आएगा। अब मैं बताऊंगा कैसे आएगा, वही पचाने वाली बात है। जैसे देखो, अगर मान लो मैं ZR और HF को उठा लूं, एग्जाम्पल के तौर पे ZR और HF, मान लो मैंने ये ZR बनाया और इसमें मैंने डाल दिए हैं 40 प्रोटॉन्स, ये ZR है, उसके नीचे मैंने HF बनाया, और मैं पहले से ही जानता हूं कि ZR और HF की जो साइज है वो करीब करीब सेम है। यही तो है भाई, ZR और HF की साइज देखिए मैंने बनाया है, यहां पर 40 है और यहां पर 42 है। अब मान लो हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो यहां बैठा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे बैठा है, दोनों की साइज तो सेम है लेकिन प्रोटॉन नंबर तो अलग है ना। साइज तो सेम है लेकिन प्रोटॉन नंबर अलग है, तो जहां पे ज्यादा प्रोटॉन होगा वो प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़ करके बैठा होगा, तो भैया उस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत कठिन होगा। मतलब साफ है कि आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आएगा। अब सुन लो क्या बोला मैंने, दोबारा सुनेंगे क्या बोला मैंने ये कहा कि इन दोनों की साइज सेम थी, बात एकदम सही है, लेकिन इन नीचे वालों पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो उस इलेक्ट्रॉन को वो पकड़ के बैठा होगा, और अगर इस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो उसको निकालना कठिन है, मतलब कि आपको ज्यादा एनर्जी देकर के उसको इजेक्ट कराना पड़ेगा। तो साफ बात है, अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखें तो नीचे वालों का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आएगा।
नीचे वाले को आयनाइज करना बड़ा कठिन कार्यक्रम होगा, इस वजह से यहां पर यह ऑर्डर नजर आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अब सुनना, मैंने यहां पे क्या पढ़ाया था, साइज का ऑर्डर क्या था, साइज के ऑर्डर में हमने देखा था ये था, ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की, तो नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इस तरीके से घटेगी। क्यों? क्योंकि साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है। और ये इस समय मैं क्या लिख रहा हूं, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिख रहा हूं। इस समय मैं क्या लिख रहा हूं, ये एनर्जी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, और सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, यहां पे आपको बताई जा रही है। यहां पर देखिएगा नीचे जाने पर साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है, 22 प्रोटॉन्स हैं, ये 40, यहां पर साइज भी बढ़ा दिया, प्रोटॉन भी बढ़ा दिया। लेकिन यहां पर आपने क्या देखा था, साइज बड़ा किसका था, इसका। अगर इसकी साइज बड़ी है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान, मतलब इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम आएगा, इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम आएगा, इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम आएगा। दोबारा बताऊंगा भैया, सुनने की पूरी कोशिश करिए। यहां पर देखिए एससी और वाई में, यहां पर आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि यार ऊपर से नीचे गए थे तो साइज क्या थी, बढ़ गई। और अगर इसकी साइज बड़ी है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इसकी कम आएगी। सेम कहानी यहां पर है। तो बीच में आपको क्या दिख रहा है कि यहां पर 4D बीच में, नीचे 5D भी ज्यादा है, ऊपर 3D भी ज्यादा है, बीच में आ रहा होता है आपका ये आपका 4D। बोलो भाई तुम्हें क्या ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर समझ में आया? ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। क्या आपके भेजे में ये सारी लाइनें उतर गई? बताइए, क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं? क्या आ तो जानी चाहिए थी अब तक। ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बता दिया, जस्ट इसके पीछे मैंने साइज का ऑर्डर बताया, अब मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताया। मेरी समस्या, कोई समस्या परेशानी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। अब आप कर ले जाएंगे, मुझे लगता है कर ले जाएंगे। क्या सर एक बार रिपीट कर दीजिए, ध्रुविका जी कह रही है, तो एक बार निश्चित रूप से करेंगे। सुनिएगा, यहां पर पहले इन तीनों पर ध्यान दें। इन तीनों में अब तक हमने ये कहा, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, और ऊपर से नीचे जाने पर अगर साइज बढ़ेगा तो साफ मतलब है कि आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। तो इसलिए मैंने घटे हुए आयनाइजेशन एनर्जी को बताया कि नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। एकदम सही है। अब यहां आइए, हमने बाद में बताया कि देखो ये वाले जो लोग हैं, पेयर वाले जो लोग हैं, पेयर वाले जो लोग हैं जिनकी साइज तुम सेम कहते थे, तो साइज सेम तो बना लिया मैंने। इलेक्ट्रॉन मैंने किनारे जिनको निकालना था उनको मैंने यहां पे लिख लिया। यहां पर 40 प्रोटॉन है, यहां पर 72 प्रोटॉन है। यहां पर प्रोटॉन नंबर ज्यादा है, साइज सेम है, तो भैया उस इलेक्ट्रॉन को बहुत अंदर खींच के बैठा होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा कठिन काम है, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। मतलब है कि ये नीचे वालों का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आएगा। अच्छा, सुपर डुपर क्लियर सर। ये 4D और 5D का समझ में आया। सर अब एक बार 3D वाला बताओ। ये 3D है पूरा, और नीचे ये 4D। 3D 4D में थोड़ा समझाइए। ऊपर से नीचे आने पर, टाइटेनियम से जर्कोनियम जाने पर, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि साइज बढ़ी थी। अगर साइज बढ़ी थी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम। आयनाइजेशन एनर्जी कम, आयनाइजेशन एनर्जी कम, आयनाइजेशन एनर्जी कम। मेरी समझ से अब कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होगी। होता क्या ना, अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपके दिमाग में लंबे टाइम तक टिका रहेगा, भूलोगे नहीं। एक बार रिवाइज करोगे टिका रहेगा। अच्छा, साइज वाले में ये फैक्टर था, तो इसको इस तरीके से देखेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी हम आते हैं, हम इस तरीके से सोचने लग जाएंगे। तो ये है सब कुछ, ठीक है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। लेंथेनाइड ऑफ, हाँ ये सवाल आपसे क्या पूछा गया, सवाल सुनिएगा। सवाल वो है किनारे की तरफ, आपको पूछा गया कि बताइए इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा। अब जो थोड़ा बुद्धिमान बालक होगा वो इस तरीके से कह देगा कि सर ये कैडमियम कहाँ आता है, कैडमियम तो 4D का है, ये 3D का है, और ये भाई साहब 5D के हैं। तो नॉर्मल बुद्धि से आप कह दोगे कि यार देखो 4D 5D में 5D का ज़्यादा होता है, ऊपर वाले में ऊपर वाले का ज़्यादा होता है, ये ऑर्डर आएगा। लेकिन मैं तुमसे ये जिद पे लग जाऊं अगर कि नहीं मेरे को सही से ऑर्डर बताओ, मतलब जिंक से कैडमियम गए तो कितना बढ़ा घटा, थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो क्या? तो उसको बताने के लिए मैं बताता हूं ग्राफ से। किससे? ग्राफ से। और इस ग्राफ को याद करना बड़ा आसान। ग्राफ कैसे याद करना, देखो सही का निशान बनाना है। सही का निशान जानते हो क्या होता है? ये है सही का निशान, है ना। करेक्ट यार। देखो कलर चेंज करते हैं, यहां पे देखिए, यहां पे आपको मैं लिख रहा हूं 3D, यहां पे मैं लिखूंगा 4D, यहां पर मैं लिखूंगा 5D। ये 5D है, ये 3D को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 3D को, ये 4D को। तो देखो भैया यही सही का निशान मतलब क्या है,
यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी है, यहां पर डी सीरीज है ना जी, टी सीरीज नहीं डी सीरीज है। यहां पर क्या टी सीरीज है। श्याम अग्रवाल जी क्या पूछ रहे हो, सवाल पूछो यार, ये एक ही को 2-3 बार भेज दो मैं देख लूंगा। यहां पर देखो 3D में क्या है, देखो 3D का आयनाइजेशन इतना आएगा, 4D का इतना आएगा, ये है 5D, ये है आपका, ये लाइन किसकी है, ये लाइन 3D की, नीचे है 4D। तो इस तरीके से ज्यादा किसका 4D का, फिर किसका 3D का, फिर किसका, ये देखो ये ऑर्डर आएगा। सही के निशान से हम याद करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को, ठीक है। सही का निशान 3D 4D 5D। 3D की एनर्जी, 3D की आयनाइजेशन एनर्जी इतनी है, 4D कितनी है, 5D कितनी है, तो ये ऑर्डर आ रहा होगा। मेरे को लगता है अब तो समझ में आ ही गया होगा यार, इतना तो कोशिश कर दी हमने, पूरा जी जोर लगा दिया कि आपको याद हो, कुछ समझ आए। चलिए अब आप यहां पर खुद जवाब बताएंगे कुछ चीजों को। अब हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी पे चर्चा करेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, सर एक सवाल बताइए। चलिए आप बताइए, क्रोमियम और मैग्नीज पे, चलो मैंने दे दिया कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम इज हायर देन मैग्नीज, व्हाई, रीजन क्या है, इसके पीछे का कहानी, लॉजिक, ये सब समझाइए, लॉजिक कहानी ये सब समझाइए। चलिए बताइए। हाँ दीप, जो बताया गया कुछ भी गलत नहीं है। दीप शिखा केसरी जी शक क्यों कर रहे हो यार हाँ पता नहीं क्या सवाल पूछ रही है कि जिंक का ज्यादा होता है, हैं ऐसी बात है क्या। यशिका, मैंने बोला आपको कि जो जिस तरीके से पढ़ाया, बोला और समझाया जा रहा है उसी तरीके से पचाना पड़ेगा। यहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो भी डी एंड एफ ब्लॉक में इफ एंड बट नहीं होता। अगर ये पी ब्लॉक एस ब्लॉक होता तो मैं जरूर इफ एंड बट का जवाब दे लेता, इफ बट वाई व्हाट ये सब चलता। बट ये है ना, परिवार है, एक्सेप्शन का खानदान है डी एंड एफ। वो तो आपके सामने इस तरीके से प्रस्तुत हो रहा है कि आप उसको पचा आराम से सकते हो, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, और उसी से मुझे बचाना है आपको। चलिए जी, वेरी गुड, बहुत सही लोगों ने सही जवाब दिए हैं भाई। अब देखो, अगर मैं क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम को आप लिखते हो Ar4s2 3d5, ये लिखते हो क्या? अरे नहीं सर, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए ये S1। ये क्रोमियम अभी न्यूट्रल, लेकिन मैंने सेकंड पूछा आयनाइजेशन एनर्जी, तो भैया पहले की तो बात करूं। आप पहले क्रोमियम प्लस तो बनाओ, जब क्रोमियम प्लस बन जाए तब उससे इलेक्ट्रॉन निकालना और कहना कि मैंने सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी लगा दी है। ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी यहां लगेगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यहां लगेगी। बोलो बात ठीक है? यस। अब अगर पहला निकलेगा तो निकलेगा कहां से? 4s1 से। तो क्रोमियम प्लस जो बना है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा Ar3d5। यहां पर 4s1 था, उसको पहले निकाल दिया फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में। अब देखो मेरे भाई, ये तो 3d5 है, ये हाफ फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, और अगर हाफ फिल्ड है तो स्टेबल है। और किसी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अगर इलेक्ट्रॉन आप निकालना चाहते हो तो भैया ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसी वजह से क्रोमियम का सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आएगा। लेकिन अगर आप Mn कंपेयर करना चाहो तो मैं चाहूंगा कि आपके सामने ये लिख कर मैं बताऊं कि क्या कहानी बनने वाली है। अब देखो, जब आप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लगाओगे, Mn प्लस बनाओगे, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? S1, मतलब 4s1 बन जाएगा। 4s1 3d5। अगले वाले में भी आपको 4s1 से ही इलेक्ट्रॉन निकालना है। जब आप Mn2 प्लस बनाओगे तब जाके आपको 3d5। यहां पर आपको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, जबकि यहां पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। तो इस प्रोसेस में कम ही एनर्जी खर्च होगी, लेकिन ऊपर वाले प्रोसेस में ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। मेरी समझ से किसी को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए जी, इसका जवाब दे लीजिए। अगर आपको नींद आ रही है, थोड़ा सा टूट जाएगा। क्या लिखा है? ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन
ये ऑर्डर आ रहा होता है। अब मैं आपके सामने ये प्रस्तुत करता हूं, चलिए बताइए, चलिए बताइए क्या होगा यहां पर। कॉपर एंड जिंक में सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर ग्रेटर आता है विद रिस्पेक्ट टू जिंक। बताइए क्यों। कॉपर के केस में आप क्या लिखते हो, Ar, फिर लिखते हो 4s1, फिर लिखते हो 3d10, 4s1 3d10। जिंक के केस में क्या लिखते हो, जिंक के केस में लिखते हो Ar, फिर क्या लिखते हो 4s2, इसके बाद क्या लिखते हो 3d10। बोलो लिखते हो क्या, बोलो भाई लिखते हो क्या। Zn का क्या आएगा, Ar4s2 3d10। अब यार अगर तुम पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो s1 से निकलेगा, दूसरा निकालने जाओगे तो 3d से निकलेगा, और 3d10 तो फुली फिल्ड है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा। और यही वो वजह है जहां से आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिलता है कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर ज्यादा क्यों है विद रिस्पेक्ट टू जिंक के। सेम कहानी है, लॉजिक यही लगानी है। आपको शॉर्ट नोट्स कल तक मिल जाएगा, मतलब कल जब आपकी क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद ये चीज़ आपको मिल रही होगी। कल शाम तक मैं अपलोड करा दूंगा, डोंट वरी। एक्चुअली शॉर्ट नोट्स की तो अभी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, अभी आपको ये नोट्स दिया जा रहा है, इसको आप ध्यान से पढ़ते जाइए। कहानी खत्म, इतना ही काम है अभी तुम्हारा, इसको पढ़ लोगे काम हो जाएगा, ठीक है। बोलो भाई, क्या आपको यहां तक की कहानी समझ में आई क्या। और आज मैं आपको यहीं तक पढ़ाने वाला हूं, बाकी को हम कल पढ़ेंगे। अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, जैसे कि आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। ये एटॉमिक रेडियस थोड़ी सी चर्चा करनी है, ज़्यादा नहीं, बहुत छोटी सी बात है। इसके बाद मैं ये दिखाऊंगा, प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पर बताऊंगा आपको, ये कुछ ट्रेंड बताऊंगा जो खतरनाक है, वो आपको कैसे आराम से दिमाग में रखने पड़े, है ना। ज़्यादा सरदर्द ना हो, परेशानी ना हो, आपको लगे कि हाँ ये सारी चीज़ें समझी जा सकती, इनमें रटने वाला कुछ नहीं है, समझने का बहुत कुछ बना रखा है सर ने। ठीक, तो मिलें आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। कोई जवाब, सवाल, बातचीत, चर्चा हो तो आप अपना प्रस्तुत करिएगा, हम आपसे बातचीत कर सकते हैं। एक्टिनाइड्स नहीं पढ़ाना होता, एक्टिनाइड्स आपकी क्लास में नहीं पढ़ाना है, क्योंकि कोर्स में ही सिर्फ लेंथेनाइड्स उन्होंने दे रखा है, लेंथेनाइड्स उन्होंने कोर्स में दे रखा है। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। आनंद आ गया, बहुत सही, आनंद ही आना चाहिए भाई, समझ आ जाए, फील आ जानी चाहिए, ज़रूरत है कि फील आ जाए कि हाँ भैया कम मेहनत में ज़्यादा चीज़ें आपके तैयार हो रही हैं। शॉर्ट नोट्स आपको कल मिलेगा। मरियम, अभी लिखा जा रहा है यार शॉर्ट नोट्स, को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते उस पर, है ना। वो गंदा बन गया तो फिर तुम ही मेल करोगे, अरे भैया क्या दे दिया, ये क्या बनवाते हो, ऐसे तो कहीं मिल जाता है, मैं खुद ही अच्छा लिख देता हूँ इससे। तो ये कहानी मत ज्ञान देना, इसलिए चाह रहा हूँ कि आपको एक प्यारा खूबसूरत सा चीज़ दूँ। जैसे आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कितना बढ़िया शॉर्ट नोट लिखा है, मज़ा आया ना देख के, पढ़ के। कॉन्सेप्ट उतना ही है। आर यू मैरिड, नहीं भैया नहीं, अकेले भी ठीक ठाक नहीं लग रहा क्या मैं। और कोई सवाल है, सब क्लियर है तेजपाल जी, थैंक यू थैंक यू। नहीं निखिल, नहीं, क्या नाम है, निराली, नहीं नहीं नहीं, विदुषी गुप्ता। जीवा जी कह रही हैं कि सर वो पुरानी वाली बात एक बार और बता दो। अब आदेश किया है तो कुछ तो बताना पड़ेगा। आ जाओ भैया, ये वाली बात इन्होंने शायद पूछी है। देखो कॉपर में जब तुम लिखोगे तो क्या आएगा, 4s1 3d10। जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहां से निकलेगा, ये निकलना तो आसान काम। आ जाओ भाई, नाराज हो गया जीवा जी, ये नाराज हो गया था, मना के लाया हूं इसको। देखो पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहां से निकलेगा, लेकिन जब तुम सेकंड निकालने जाओगे ना तो 3d10 से निकलेगा। 3d10 से इलेक्ट्रॉन निकालना जहमत का काम है यार, स्टेबल है, फुली फिल्ड है। तो इसका मतलब समझ रहे हो ना, कहानी क्या हो गई, कहानी ये हो गई कि यहां से निकालने में दिक्कत होगी, अगर दिक्कत होगी तो ज़्यादा आयनेशन एनर्जी आएगी। ओके प्रणव तिवारी जी, थैंक यू। ओके चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, बहुत ज़्यादा तकलीफ मत लीजिए। आपको शॉर्ट नोट्स जो दूंगा वो आपके नोट्स से कई गुना बेहतर होने वाला है। आपकी जो पीपीटी है ना वो कुछ ऐसा बना के देने वाला हूँ कि ताकि आपको कुछ जगह पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, मेरे समझ से नोट्स भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आज ही नहीं कहूँगा, वो बाद में कहूँगा। हाँ तनिष्क,
हाँ हाँ निश्चित रूप से, अभी जितना आपने एज लिखा है उससे 3-4 साल छोटा कर लो। पढ़ाना बहुत जल्दी शुरू कर दिया था। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।